बांस के रूप में पुनर्जन्म अध्याय 31 परिणाम। भेड़िया, चिल्लाता हुआ भेड़िया। जियालिन और लियू चेंग ने अंततः वह दहाड़ सुनी जो उनके लिए बहुत परिचित थी, जब कोहरा छंटने वाला था। अवसाद, कटुता, भय और कंपन जैसी जटिल भावनाएं दोनों के बीच फिर फैल गईं। वे समझ नहीं पाते कि हर बार जब वे भेड़िए की दहाड़ सुनते हैं तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन वे जानते हैं कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें इस भेड़िए की दहाड़ से दूर रहना होगा और पहले से कहीं अधिक करीब रहना होगा। अरे, ये कहाँ से आया? किस दिशा से? लियू चेंग कांप उठा। उसने पाया कि जब से वह इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आया है, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लगभग कभी नहीं किया। ज्यादातर समय, वह एक आदमी की तरह था। आम लोग। जैसे आम लोग उत्परिवर्ती प्राणियों को देखते हैं, चाहे वे कुछ भी देखें, उनके मन में पहला विकल्प भागने का होता है। ये रास्ता, मुझे क्या करना चाहिए? जिया लिन का चेहरा सफेद कागज की तरह लाल हो गया था और उसका ठंडा पसीना टपकता रहा। उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही भीगे हुए थे। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि यह स्थान जानबूझकर उन दोनों के सोचने के लिए नहीं बनाया गया था। एक विशालकाय भेड़िया किसी समय पतली धुंध के बीच से गुजरकर उनसे लगभग 40 मीटर की दूरी पर आ गया था। मैं बाहर आया, प्रकट हुआ। कैसे, यह इस तरह कैसे बढ़ सकता है? दोनों के अत्यधिक भय में, भेड़िया, जो बछड़े से बहुत बड़ा है, उसके खंजर जैसे तीखे नुकीले दांत हैं, और ऐसा लगता है कि वह सब कुछ फाड़ सकता है। उन सुनहरी पुतलियों में प्रकट क्रूरता और कटुता ने जियालिन और लियू चेंग को एक दूसरे को घूरने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपना सारा साहस खत्म कर लिया था। उनकी धारणा के अनुसार, भेड़ियों को इतना भयानक रूप नहीं अपनाना चाहिए। भागो, भागो, वे एक बार फिर भूल गए कि उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। कुछ कदम पीछे हटने के बाद, उन्होंने फिर से भागने का फैसला किया। अब उनका एकमात्र विचार यही है कि भाग निकलें और फिर इस भयानक घाटी से जीवित ही निकल जाएं। चलो, जल्दी, जल्दी। दोनों ने समय समय पर अपने सिर घुमाए और उत्परिवर्ती भेड़िया जल्दी से उनके पास आ गया, लेकिन गति पहले से ही उनके जितनी तेज थी। उन दोनों ने पहले ही अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति अपने पैरों और पंजों पर लपेट ली थी और एक दिशा में बेतहाशा भाग रहे थे। हालांकि, दूसरे, तीसरे और चौथे भेड़िए बारी बारी से उनके सामने आ गए, जिससे उन्हें भागने की दिशा बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मैं अब यहाँ नहीं आना चाहता। जियालिन गिर पड़ा, अपनी जांघ को झुलाने की कोशिश करते हुए। उसे अपने माता पिता से नफरत थी कि उन्होंने उसे एक और जांघ नहीं दी। अंततः उन्होंने पाया कि चारों भेड़िए पहले से ही एक साथ आ गए थे और वे उनका पीछा कर रहे थे। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे खेल रहे हैं? जब हम भाग नहीं सकते, तो वे हमें खा जाएंगे। जियालिन रोने वाला था, नसें जो तनावग्रस्त थीं, लगभग उसके पीछे 4 सिर का सामना करने में असमर्थ थीं। उत्परिवर्ती भेड़िया की पीड़ा हर इंच को तोड़ने वाली थी। भागो, भागो! लियू चेंग और जियालिन जंगल में आगे बढ़ते रहे। किसी अज्ञात समय पर, उन्हें अचानक पता चला कि जंगल धीरे धीरे विरल हो गया था, और बजरी और पत्थर की दीवारें धीरे धीरे उनकी दृष्टि में अधिक चीजें बन गईं। बाहर निकलो, रुको, क्या हम यहीं नहीं आए थे? कुछ समय बाद, उसके पीछे खड़े भेड़िए अचानक गायब हो गए, और लियू चेंग ने जियालिन को पकड़ लिया, जो रोते हुए भाग रही थी। इस समय वे एक ऊंचे पत्थर पर खड़े थे। अपनी दृष्टि के नीचे, वे धुएं के गुबार को आसमान में उठते हुए देख सकते थे, और दूर, सूरज, जो बहुत दिनों से नहीं दिखा था, अब पश्चिम की ओर डूबने वाला था, और आधे आसमान को नारंगी लाल रंग में रंग रहा था। हम बाहर हैं, क्या हम बाहर हैं? इस आपदा के बाद बची हुई जिंदगी की भावना ने उन दोनों को एक दूसरे के गले लगाकर फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। उनके पास ये सोचने का समय नहीं है कि भेड़िए उन्हें यहाँ क्यों लाए। उन्हें तो बस इतना पता है कि वे आतंक की भयानक घाटी से बचकर आए हैं। इस समय लगभग शाम हो चुकी है, लाल और काला डूबता सूरज ढलने वाला है। जियाओली गांव। झेंग गोडोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और आंगन के बाहर बूढ़ेली तो की चीख सुनकर आह भरी। वो 15 लोगों को वानजुहाई नेचर रिजर्व में ले गए, लेकिन केवल 8 लोगों और 5 लाशों को ही वापस लाया जा सका। 4 पालौकिक हैं, और बाकी ली मिंग के हैं, जो ली के पुराने प्रमुख के भतीजे हैं। और ये 8 लोग कमोबेश घायल हैं और उनका आपातकालीन उपचार चल रहा है। यद्यपि कार्य पूरा हो गया है, परंतु इसकी लागत वास्तव में बहुत अधिक है। इसके अलावा, इस कीमत के लिए उनकी जिम्मेदारी अपरिहार्य है। कैप्टन झेंग, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। विपरीत दिशा में बैठे कमांडर जू यंग ने झेंग गोडोंग को सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करूंगा। झेंग गोडोंग ने अपने दाहिने पैर की ओर देखा, जहां एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी। जब वह अंततः टीम को आत्मालोक से बाहर ले जा रहे थे, तो उन पर उत्परिवर्ती गीदड़ों के एक समूह ने हमला कर दिया। यद्यपि उन्होंने दुश्मन को पीछे धकेल दिया, फिर भी वे घायल हो गए। हालांकि, इस चोट से भी अधिक असहजता उन्हें उन 7 लोगों की है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में खो गए हैं। यह एक हानि है, एक बड़ी हानि है। यदि वो उस समय थोड़ा दृढ़ और सख्त होते, तो ये कैसे संभव हो पाता?
उस समय वह सिर्फ इन आत्मधर्मी और आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा बनाना चाहता था, और यहाँ तक कहा कि कुछ सुपर अभिमानी बदमाशों को नुकसान उठाना पड़ा या कि वे थोड़ा कलाबाजी कर रहे थे। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अंत में वो इसके परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकेगा। कैप्टन जेन, मुझे पता है कि आप असहज हैं, लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी हैं जो नहीं मिले हैं। उनके पास अभी भी मौका हो सकता है। हमारा अगला काम उन्हें ढूंढना है। कमांडर जू यंग ने जेन गोडोंग को सांत्वना दी। मुझे डर लग रहा है। काश। जेन गोडोंग ने आंगन के बाहर खड़े करीब 500 अधिकारियों और सैनिकों को देखा। वे एक एक करके सीधे खड़े हो गए। अगर बचने की 1% भी उम्मीद है तो हम खोज और बचाव के लिए 100% प्रयास करेंगे। ये हमारा काम और हमारी जिम्मेदारी है, कमांडर जू ने कहा। www.kanshu.com पढ़ रहा था। उठो, तुम तांग में एक दुर्लभ प्रतिभा हो और हम उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बटालियन कमांडर जू प्रांगण में चले गए, लेकिन जेन गोडोंग के दिल में अभी भी खेद और उदासी थी। यदि बटालियन कमांडर जू इतने दृढ़ और निर्णायक होते और आधे सैनिक भी अनुशासित और संगठित होते तो ये कहाँ होता। साथ ही उसकी गलतियों के कारण इन सैनिकों को बहुत बड़ा खतरा उठाना होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना होगा ताकि उन 3 खिलाड़ियों को ढूंढा जा सके जो नहीं जानते कि वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। कौन जानता है, इस वजह से उन्हें कितना खतरा होगा, वे इसमें कितने लोगों को खो देंगे। अपने जैसे अलौकिक प्राणियों के विपरीत इन सैनिकों के पास आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद नहीं है। वे मांस और रक्त हैं। वे पांडा, चांदी के सांप और भेड़ियों का सामना करते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है, और यहाँ तक कि उन्हें ऐसे महामानव भी बनाते हैं। जब उत्परिवर्ती सियारों का झुंड शर्मिंदा होगा तो ये कैसा लगेगा। इस क्षेत्र में कितने उत्परिवर्ती प्राणी डी क्लास के करीब हैं जो साधारण गोलियों से नहीं डरते। जेन गोडोंग खड़ा हुआ और बाहर जाने के लिए संघर्ष किया। नहीं, मैं फिर से अंदर जाने के लिए आपका पीछा करूंगा। कैप्टन जेन, आप निश्चिंत रहिए, हम इस घाटी में 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम निश्चित रूप से। हालांकि बटालियन कमांडर जू की बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने गांव के बाहर से घाटी की ओर आती हुई हलचल सुनी। कैप्टन जेन। थोड़ी देर बाद फूट फूट कर रोते हुए जियालिन, लियू चेंग और कांग यंग, जो आपदा से बच गए थे, जेन गोडोंग के सामने आंगन में प्रकट हुए। कैप्टन जेन, ऐसा लगता है कि हम इसे मौके पर ही ठीक कर सकते हैं और नए मिशन आदेश जारी होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तीनों लोगों को गले मिलते और रोते हुए देखकर कमांडर जू ने जेन गोडोंग के कंधे पर थपथपाया। घाटी में लीगू झील के तट पर चांदी सफेद चंद्रमा झील पर प्रतिबिंबित होता है और समय समय पर झील में विभिन्न जीव अपने सिर पानी से बाहर निकालते हैं, चंद्रमा को घूरते हैं और लगातार हवा में अस्पष्ट पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इस समय लिनमिंग के आसपास के जानवर उनसे अलग थे। इस बार पहाड़ में प्रवेश करने वाले मनुष्यों की लहर का अनुभव करने के बाद लिनमिंग को भी एहसास हुआ कि वह केवल मजबूत बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। अधीनस्थों को एक साथ मजबूत बना सकते हैं, सही तरीका है। हाँ, अधीनस्थ। लिनमिंग ने अपने आसपास के इन जानवरों और पक्षियों को अधीनस्थ कहा है। 1 सांप, 7 भेड़िए, 1 पांडा, 1 भालू का बच्चा, 3 बंदर, 2 सियार, 1 लिंक्स, 2 बगुले और 2 लाल मुकुट वाले सारस। ये लिनमिंग के वर्तमान अधीनस्थ हैं। इस समय वे सभी लिनमिंग के सार को पी रहे थे जो मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक तरल से भरा था। उन्नति का स्तर झील या घाटी के अन्य हिस्सों में रहने वाले जीवों की तुलना में बहुत तेज था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ उनमें कुछ उत्परिवर्तन भी पैदा कर सकता है। उनमें से सबसे स्पष्ट परिवर्तन 7 छोटे भेड़ियों का है। पहले तीनों छोटे भेड़ियों के पैरों के बाल हल्के हरे रंग के हो गए थे। अब वे आध्यात्मिक तरल पी रहे हैं और परिवर्तन और भी तीव्र हैं। उसके शरीर पर लंबे बाल खड़े हो गए हैं और शरीर हवा में लहरा रहा है। पहले यह एक छोटे बछड़े के आकार का था, लेकिन अब यह एक बैल जैसा दिखता है। और पैरों पर हल्के हरे बाल भी इस समय पूरे शरीर के बालों में समा गए और धीरे धीरे गहरे होते हुए गहरे नीले रंग में बदल गए। 3 छोटे लड़के जियाए और संसान, जिन्हें अब विशाल भेड़िए कहा जा सकता है, मूल से पूरी तरह से अलग प्रतीत होते हैं। रेस, विंडवुल्फ, दायरे, प्रथम क्रम और प्रथम क्रम। क्षमता, विंडब्लेड फेंग्स LV1, हवा के गुण नुकीले दांतों के चारों ओर लिपटे होते हैं जिससे उनके दांत आसानी से पतले स्टील की सलाखों को काट सकते हैं। हाउल LV6, आप कई किलोमीटर दूर एक साथी को बुला सकते हैं जिसकी आवाज कान के पर्दे को भेद सकती है और दुश्मन की धारणा को नष्ट कर सकती है। विशेष योग्यता, 7 वॉल्व्स LV8, जब साझेदारों के साथ मिलकर कार्य किया जाता है तो ये युद्ध प्रभावशीलता को 80% तक बढ़ा सकता है। प्रतिभा, पवन तत्व नियंत्रण LV1, प्रारंभिक मास्टर पवन तत्व, गति में एक निश्चित वृद्धि हुई है, नुकीले दांत और पंजे तेज और मजबूत हो जाते हैं। आशा के अनुसार तात्विक शक्ति जागृत हो गई है।
पूर्व कप्तान जेन की जागृति की क्षमता आग की लपटों पर नियंत्रण है। उस समय जब लिन मिंग ने शियाई और उन तीनों को देखा तो उसने सोचा कि क्या वे भी तत्वों की शक्ति को जागृत करेंगे। उस समय उन तीनों ने कुछ सुराग दिखाए, उसके पैरों के बाल हरे हो गए और गति के मामले में वो सचमुच छोटे चारों से अधिक तेज था। उस समय लिन मिंग को आश्चर्य हुआ कि क्या वे वास्तव में पवन विशेषताओं की दिशा में विकास कर रहे थे। तत्व विशेषताएं एक रहस्यमय और जादुई रंग वाला शब्द। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, वज्र आदि, इनमें संपूर्ण विश्व के सभी पहलू भी सम्मिलित हैं। कैप्टन जू की आग को नियंत्रित करने की क्षमता को लिन मिंग ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, नहीं वो यह अनुमान लगा सकता है कि इसका उपयोग करने पर यह कैसी दिखेगी। शायद आपके आसपास कोई ज्वाला या आग के गोले थे। यह अनुमान विश्वसनीय नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि मेरे अधीनस्थों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अग्नि गुण रखते हैं तो मैं एक दो चीजें देख सकता हूं। जहां तक कैप्टन जू का सवाल है, लिन मिंग को लगा कि उसे यहां थोड़े समय के लिए नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बताना अच्छा रहेगा। वो इस प्रकार के तात्विक गुणों वाले मनुष्य को कभी भी अपने शासन वाले क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश करने और बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। ऐसा शत्रु तो केवल एक ही है, तथाकथित घास और जड़ें काटना मानवीय पक्ष पर भी लागू होता है। खतरा आया। लिन मिंग नहीं चाहता था कि यह खतरा एक खतरा बन जाए। जब वे अभी भी अंकुर थे तो इसे पूरी तरह से मिटा देना सबसे सही व्यवहार था। जरा सोचिए, यदि मानव पक्ष में थर्मल हथियारों के अलावा उस पर हमला करने के लिए इतने सारे तथाकथित सुपरह्यूमन मौजूद हों। लिन मिंग की वर्तमान ताकत के साथ क्या वह आने वाले सभी दुश्मनों को मार सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। इसलिए उसे और उनके प्रति वफादार रहे उत्परिवर्ती जानवरों को लगातार मजबूत होना होगा। लिन मिंग ने सोचना समाप्त किया और फिर शियाई के तीनों को देखा। विशेषता पैनल पर जाति का नाम अतीत के कोयोट से बदलकर आज के पवन भेड़िया हो गया है। यहाँ तक कि विभिन्न जातियों में भी विशेषताएं जोड़ी गई हैं और दायरे ने भी आधिकारिक तौर पर प्रथम क्रम के द्वार में प्रवेश किया। उन तीनों की तुलना में शेष 4 छोटे भेड़िए अभी भी 9वें स्तर के स्तर पर हैं। इसके अलावा बालों में कोई रंग परिवर्तन नहीं है और शरीर के आकार ने अपनी मूल उपस्थिति को बनाए रखा है। लिन नुओ सोचती हैं, क्या यह उनके व्यक्तिगत मतभेदों से संबंधित हो सकता है या फिर इसमें एक निश्चित समय या अवसर लगता है। विशेषता पैनल पर फिर से नजर डाली। जियाई और उनकी 3 पिछली क्षमताएं डायमंड फेंग्स अब पवन विशेषता बोनस के कारण पवन ब्लेड फेंग्स भी बन गईं और वे स्टील की सलाखों को भी काट सकती थीं। ये सामान्य से बिल्कुल अलग है। हवा की मदद से नुकीले दांत और पंजे तेज हो जाते हैं और दौड़ने की रफ्तार तेज हो जाती है। वे पवन भेड़िए बन गए हैं और पहले से भी अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि सुबह में जियाई और उन्होंने अपने वर्तमान राज्य में 5 के समूह पर हमला किया तो मेरा मानना है कि वे बिल्कुल भी घायल नहीं होंगे। अकेले उस आदमी को छोड़ दें जिसने एक बार जियाओलियू और जियाओकी को घायल कर दिया था। छोटा छोटा 2 और 3, तुम तीनों मेरे सामने हो, अब अपनी ताकत दिखाओ। लिन मिंग की बांस की शाखाओं ने उनकी पीठ को सहलाया और तीनों पवन भेड़ियों ने अपने सिर उठाए और चिल्लाए। उन्होंने लिन मिंग के सामने अपना सिर झुकाया और प्रत्येक नीले और सियान प्रकाश समूहों के एक समूह में बदल गया। चांदनी की चमक के तहत उन्होंने बहुत ही कम समय में लिंगू झील का चक्कर लगाया। फिर वे तीनों एक बड़ी चट्टान से टकराए और बहुत जोर की आवाज हुई। 3 विशाल चट्टानें अचानक छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं और नीले और सियान प्रकाश समूहों के 3 घेरे 3 विशाल भेड़ियों में बदल गए, जिन्होंने फिर से लिन मिंग के सामने अपना सिर झुकाया। लिन मिंग बहुत खुश है। जिन लोगों ने पवन विशेषताओं में निपुणता प्राप्त कर ली है वे आगे बढ़ते हुए भविष्य की ओर देखने में सक्षम होंगे। हालांकि यहाँ तक कि जियाई ने भी वायु विशेषता तत्वों में महारत हासिल कर ली है, तो अब आप इन तत्वों को नियंत्रित क्यों नहीं करते? एक दानव बांस के रूप में हालांकि लिन मिंग भी एक प्रथम श्रेणी है, उसका नियंत्रण और ताकत निश्चित रूप से उन पवन भेड़ियों के साथ तुलनीय नहीं है जो पहले स्तर पर नए हैं। लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चलता है कि इसमें कुछ घातक चालें हैं। यदि आपके पास बोर्डिंग और शरीर के लिए कुछ शक्तिशाली मौलिक गुण हैं तो आप अधिक मजबूत बन जाएंगे। मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनते हैं। अब जब लिन मिंग ने स्वयं का परीक्षण किया तो उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी उस बिंदु तक संचय नहीं कर पाया है जहां उसे गुणात्मक रूप से बदला जा सके। हवा में मौजूद अज्ञात तत्व आभा अब और अधिक सघन होता जा रहा है। हर चीज पागलों की तरह आभा को अवशोषित कर रही है, जिससे बेहद भयानक परिवर्तन हो रहे हैं। आकाश, लिंगहू झील और भूमिगत लिंगे में बड़ी मात्रा में आभा को अवशोषित करते हुए लिन मिंग ने लगभग 100 शक्तिशाली शाखाएं उठाईं और उन्हें आकाश में फैला दिया। बांस की शाखाएं जैड की तरह चमक रही हैं और मुख्य तने के केंद्र में लाल हीरा अधिक आकर्षक प्रकाश उत्सर्जित करता है।
कुछ समय के लिए घाटी में अनगिनत जीव इस प्रकाश में लिपटे रहे। कुछ दिनों बाद घाटी के बाहर हरे रंग के ट्रक शियाओलिजुंग के गांव के प्रवेश द्वार पर रुके। इन ट्रकों में ग्रामीणों के फर्नीचर और बिजली के उपकरण भरे हुए थे। समय समय पर ग्रामीण कुछ मवेशियों, मुर्गियों और बत्तखों को मारकर गाड़ी पर खींच लेते थे। असाधारण दस्ते के बाद यहां तैनात सैनिक गांव वालों को उन्हें ले जाने में मदद करने के लिए मुख्य बल बन गए। हर कोई पसीने से तरबतर था और गांव वालों को उन्हें ले जाने में मदद करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मूलतः शांत और शांतिपूर्ण गांव इस समय थोड़ा जीवंत लग रहा था। इस समय गांव के एक पुराने घर में जेन गोडोंग ने अपने पैर पर लगी मोटी पट्टी हटाई और पाया कि घाव मूलतः ठीक हो गया था। पालौकिक व्यक्तियों के पास जो आभा होती है उससे न केवल उनकी शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य और गति बढ़ती है, बल्कि लचीलेपन के मामले में भी उनकी गति सामान्य लोगों से बेजोड़ होती है। यहाँ तक कि कुछ गंभीर चोटों के साथ भी जब तक बाहरी परिस्थितियाँ अच्छी हैं, इसे थोड़े समय में सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ये भी आवश्यक है कि पालौकिक व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति पर अत्यधिक नियंत्रण रखना चाहिए। जेन गोडोंग जैसे पालौकिक व्यक्ति के लिए, जो डी स्तर के शीर्ष पर हैं, ये स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। यह आश्चर्यजनक है, कमांडर जू यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जेन गोडोंग ने अपना सिर हिलाया। यह इतना अच्छा है कि इसमें 4 खिलाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जिक्र मत करो, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, कमांडर जू ने कहा और सीक्रेट छपा हुआ एक दस्तावेज बैग जेन गोडोंग को सौंप दिया। आप ऊपर आदेश देख सकते हैं, बटालियन कमांडर जू ने कहा और घर से बाहर चला गया। जेन गोडोंग ने फाइल बैग पर लिखी लिखावट पर नजर डाली और जान गया कि अब आने का समय आ गया है। सजा आ रही है, जू गोडोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि वो कभी भी सजा से बचना नहीं चाहता था, वो सजा को और भी गंभीर बनाना चाहता था। जियाओलिजुंग की तरफ संचार संकेत हाल ही में कमजोर और कमजोर हो रहा है और उपरोक्त संपर्क बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, और आदेश प्रसारित करने के लिए सीधे टेलीफोन का उपयोग करना बहुत खतरनाक और असुरक्षित है। इसलिए नवीनतम कमांड को सिफर टेक्स्ट से बनी इस फाइल के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। जू गोडोंग ने फाइल बैग खोला, लेकिन उसमें सजा का कोई क्रम नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन उसने उससे कम समय में कहीं जाने का आग्रह किया। दस्तावेजों को जला दिया और उन्हें तोड़ दिया। शू गोडोंग दरवाजे से बाहर चला गया। उसने गांव के बुजुर्ग ली को भी देखा, जो उससे कहीं ज्यादा उम्रदराज लग रहे थे। गांव के मुखिया, ये जगह अब रहने लायक नहीं है, ऊपर वाला हमारे लिए है जियाओलिजुंग। मैं जानता हूँ कैप्टन जेन, ऐसा मत कहो। बूढ़े ली ने दूर घाटी की ओर देखा और गहरी सांस ली। घाटी से आए उत्परिवर्ती जीव पहले ही घर के दरवाजे तक भाग चुके हैं। कुछ दिन पहले मोटी मानव भुजाओं वाले दर्जनों कैटरपिलर रात के समय गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित बूढ़े वू के घर में घुस आए, जो घाटी के सबसे करीब था, और उन्होंने सो रहे बूढ़े वू को मार डाला। वे उस पर टूट पड़े और उसका मांस खाने लगे। कैप्टन जेंग ने चीखें सुनने के बाद टीम का नेतृत्व करते हुए चाकुओं और बंदूकों से कैटरपिलरों को मार डाला, लेकिन लाओ वू उन्हें बचा नहीं सका और गांव के लोगों को रात भर में इसके बारे में पता चल गया। वे ये भी जानते हैं कि यह छोटा लिजुंग भले ही सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। तांग गुओ ने उनके लिए दूर और सुरक्षित काउंटी में रहने की व्यवस्था की है, तो क्यों ना वहां जाया जाए। एक दिन के बाद जेन गोडोंग तांग राज्य में कहीं एक विशाल इमारत में प्रकट हुआ। वह एक उत्साही वृद्ध व्यक्ति के सामने सीधा खड़ा था। बैठ जाओ, खड़े होकर बातें मत करो। बूढ़े आदमी ने सोफे की ओर इशारा किया और उसके सामने डेस्क के पीछे सूचना का एक भारी टुकड़ा रखा हुआ था। कागज का किनारा काफी मुड़ा हुआ था और यह स्पष्ट था कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे कई बार पढ़ा था। बूढ़े झाई, मैं बकवास बंद करो, तुम सजा चाहते हो, है न? क्या तुम्हें लगता है कि यह चीज तुम्हारे जैसे कुलीन व्यक्ति को दी जा सकती है? बूढ़े आदमी ने क्रोधित होकर कहा। लेकिन क्या, यदि तुम्हें दोषी महसूस करना ही है, तो जब तुम अगले आध्यात्मिक क्षेत्र में जाओ तो मेरे लिए एक महान काम करो। लेकिन वे 4 लोग, वे मेरी वजह से हैं। सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम न होते तो शायद वे पहले ही मर जाते। बूढ़े आदमी ने इत्मीनान से डेस्कटॉप पर रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तुमसे इस बारे में बात करने के लिए कहा था, मुझे मत बताओ। ये बेकार है। जेन गोडोंग ने अपना मुंह खोला और उसका दिल अचानक ठंडा हो गया। एल्डर झाई उन लोगों के जीवन को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने इस एसोसिएशन ऑफ ट्रांसेंडेंट में शामिल होने का फैसला किया। क्या वह सही नहीं है? वानजुहाई नेचर रिजर्व, हमारे माप के अनुसार रे की सांद्रता का सटीक मान लगभग 18,000 होना चाहिए। सचमुच, इस समय तुम अकेले ही कार्य पूरा करने में सक्षम होगे, झाई लाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन अंदर मौजूद उत्परिवर्ती प्राणियों की आभा सांद्रता काफी गलत है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। वे
राक्षस जो आपको चोट पहुंचा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता डी स्तर से ऊपर है, लेकिन यह इस ई स्तर की एकाग्रता आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ये वास्तव में असामान्य है। बूढ़े झाई ने एक दस्तावेज उठाया। वानजुहाई नेचर रिजर्व जिले के आध्यात्मिक क्षेत्र को आपकी रिपोर्ट के अनुसार नारंगी खतरे के स्तर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जेन गोडोंग ने अपना सिर हिलाया। नारंगी खतरे का स्तर, जिसका मतलब है कि स्तर डी से ऊपर राक्षसों के साथ आत्मा क्षेत्र है और पास की आबादी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और सैनिकों को पता लगाने के स्तर का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है। इसके नीचे हरा प्रकृति स्तर है, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र जहां आभा संकेंद्रण को ई स्तर का माना जाता है, जो मूल रूप से हानिरहित है और साधारण सैनिक इसकी रक्षा कर सकते हैं। नारंगी खतरा स्तर वह है जहां आभा सांद्रता को डी और सी के बीच आंका जाता है, ठीक वानजुहाई नेचर रिजर्व की तरह। नारंगी खतरे के स्तर से ऊपर है। लाल अत्यंत खतरनाक है, बी ग्रेड है। बैंगनी प्रतिबंधित क्षेत्र स्तर ए स्तर, काला विलुप्तीकरण वर्ग है। नारंगी खतरे के स्तर से ऊपर के इन आध्यात्मिक क्षेत्रों में www.mtlnovel.com उनमें से प्रत्येक को मनुष्यों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिनमें अत्यंत भयानक शक्ति वाले राक्षस हैं जो अत्यंत खतरनाक हैं। वर्तमान में विश्व में लगभग 300,000 आध्यात्मिक क्षेत्रों में से 90% आध्यात्मिक क्षेत्र हरे प्राकृतिक स्तर के हैं और शेष अधिकांश नारंगी खतरनाक, लाल अत्यंत खतरनाक और बैंगनी प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। केवल एक ही ब्लैक विलुप्ति स्तर है, जो तांग देश से बहुत दूर न्यूलियाना ट्रेंच के पास है। वहां मौजूद समुद्री राक्षस आपदा स्तर पर पहुंच गए हैं। कोई भी अंत आसानी से किसी देश को नष्ट कर सकता है। सौभाग्यवश संसार के आत्मिक क्षेत्र के लगभग सभी राक्षस आत्मिक क्षेत्र की सीमा को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बढ़ता जाता है, दायरा धीरे धीरे विस्तृत होता जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र का क्षेत्र धीरे धीरे व्यापक होता जाता है। मूल रूप से ब्लू स्टार के प्रभुत्व वाले मानव निवास क्षेत्र में था, लेकिन इसे आध्यात्मिक क्षेत्र के विस्तार क्षेत्र द्वारा भी खाया गया था। उसी समय आबादी धीरे धीरे पलायन करने लगी। इस तांग देश में नारंगी खतरे के स्तर के लगभग 2000 आध्यात्मिक क्षेत्र हैं और वे मूल रूप से आदिम जंगलों में हैं, इसलिए नुकसान बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि यदि आध्यात्मिक क्षेत्र का नारंगी खतरनाक स्तर धीरे धीरे लाल महत्वपूर्ण स्तर की ओर विकसित होता है, तो तांग बिना दया के बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजेगा और अधीनस्थ गर्म हथियारों के कवरेज की रणनीति को सुचारू कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के इस युग में कुछ भी होना आश्चर्यजनक नहीं है। हमेशा सतर्क रहें और लापरवाह न हों। झेंग गोडोंग झाई लाओ के कार्यालय से बाहर आया और उसे एक नया कार्य दिया, और वह सूजो प्रांत में रेत समुद्र आध्यात्मिक क्षेत्र में चला गया, जो सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अभी अभी प्रकट हुआ था। इसके बावजूद उनके दिल में अभी भी वानजुहाई नेचर रिजर्व के प्रति पुरानी यादें हैं। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। लिनमिंग ने इस घाटी के सभी प्राणियों की आभा को महसूस किया। लगातार 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है और उन्हें इस घाटी में मानव बलों के प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला है। शायद मैं कुछ ही समय में यहाँ नहीं रहूंगा। लिनमिंग यह नहीं बता सका कि वह कैसा महसूस कर रहा था, वह भाग्यशाली था या निराश। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मनुष्यों का इस घाटी में आना कोई बुरी बात है, लेकिन यदि वे न आए तो उन्हें कम परेशानी होगी। कम से कम उसे उन मनुष्यों से निपटने के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह अपनी ताकत को और बढ़ा सकता है। इस दौरान बहुत बारिश हुई। अक्सर दिन के समय ये हल्का हो जाता था और फिर रात में तुरंत ही पुनः शुरू हो जाता था। लिनमिंग को बारिश से नफरत नहीं है, या दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि बारिश होना अच्छा है। सूर्य से प्राप्त विकास बिंदु वर्तमान में 1 घंटे की दर से बनाए रखे जाते हैं। लिनमिंग को जिन बड़ी संख्या में विकास बिंदुओं की सख्त जरूरत है, उनके लिए यह शायद ही कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता है। और बारिश से वह प्रति घंटे 10 बजे अधिक आभा को बेहतर ढंग से अवशोषित करता था। इसके अलावा हवा, लिंगहू झील और भूमिगत लिंगहे से अवशोषित आभा में भी वृद्धि की प्रवृत्ति प्रतीत होती है, जिससे लिनमिंग के विकास बिंदुओं की कुल संख्या में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि भले ही पूरी घाटी काफी विशाल है, लिनमिंग इसे केंद्र के रूप में रखते हुए लगभग 300 मीटर के दायरे में नियंत्रित कर सकता है। इन 300 मीटर के भीतर लिंगू में उन मछलियों, झींगा और केकड़ों को छोड़कर, जो केवल 0.2 का विकास बिंदु प्रदान कर सकते हैं, न तो पक्षी, जानवर और न ही कीड़े इसमें कदम रखने की हिम्मत करते हैं। इसका कारण ये भी है कि लिनमिंग अब मूल प्रमुख विकास बिंदु प्राप्त करने के मामले में बिना किसी फसल की स्थिति में आ गया है। इसके बारे में सोचो, एक उत्परिवर्ती चमगादड़ को यादृच्छिक रूप से मारने से विकास के 7 बिंदु होंगे। स्तर 2 के एक खरगोश को बेतरतीब ढंग से मारें और 10 विकास अंक प्राप्त करें। ये वर्षा, वायु, लिंगहू और भूमिगत लिंगे में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से बेहतर क्यों नहीं है?
हालांकि यहाँ वन्य जीवन संसाधन अत्यंत समृद्ध हैं और लिनमिंग के नियंत्रण में लगभग कुछ भी शिकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए लिनमिंग के विकास बिंदुओं का वर्तमान भंडार वास्तव में बहुत छोटा है। क्या ये हो सकता है कि आप फिर से आगे बढ़ रहे हैं? लिनमिंग हिलना डुलना नहीं चाहता था, हालांकि वह बांस की जड़ें उखाड़ सकता था और जंगल में जानवरों की तरह घूम सकता था। इसके अलावा भले ही उत्परिवर्ती जानवरों को लगातार चलते घरों द्वारा शिकार और मार दिया जाए, यह अनुमान लगाया जाता है कि इस घाटी के सभी प्राणियों का जल्द ही वध कर दिया जाएगा। उस समय यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह अब और अधिक विकास अंक प्राप्त नहीं कर सकता है और उसके सभी अधीनस्थ भूख से मर जाएंगे। यद्यपि ये उत्परिवर्ती जानवर आध्यात्मिक तरल के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी उन्हें सामान्य जानवरों की तरह अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी पीना और खाना पड़ता है। हालांकि लिनमिंग ने यह भी पता लगाया कि बांस की चाबुक और उड़ने वाले ब्लेड को मजबूत करने के लिए इतने अधिक विकास बिंदुओं की आवश्यकता नहीं होती है, सिवाय उन क्षमताओं के जो उसने बाद में सीखीं। मैंने हमेशा सोचा था कि एक बार में विकसित होने के लिए 1000 अंक लगेंगे। मुझे लगता है कि मैं उस समय उन इंसानों से निपटने में व्यस्त था, बजाय इसके कि मैं इसे ध्यान से देखूं। एक बांस की शाखा जोड़ने पर 20 विकास अंक खर्च होते हैं। उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का नियंत्रण बढ़ाएं, जिसकी लागत 8 विकास बिंदु है। बांस की एक शाखा को 1 मीटर तक बढ़ाने के लिए 1 विकास बिंदु लगता है तथा उसे मोटा करने के लिए भी 1 अंक लगता है। बांस के कोड़े की आक्रमण शक्ति में 1 अंक की वृद्धि होती है तथा 1 विकास अंक की लागत आती है। समग्र उड़ान ब्लेड चाकू की हमले की सीमा को 1 मीटर तक बढ़ाता है, 50 विकास बिंदुओं की लागत लेता है, समग्र हमले की शक्ति को 1 अंक बढ़ाता है और 10 विकास बिंदुओं की लागत लेता है। फे चाकू की आक्रमण गति 10% बढ़ जाती है और इसके लिए 100 अंक की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ऐसा लगता है कि यदि आप उड़ने वाले पत्ते के चाकू और बांस के चाबुक को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अधिक विकासवादी बिंदुओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिनमिंग ने सावधानीपूर्वक इसकी गणना की। खुद को मजबूत करने के लिए आवश्यक कुल विकास बिंदु वास्तव में काफी बड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने 30 बांस की शाखाएं जोड़ दी, जिससे सभी बांस की शाखाओं की लंबाई 5 मीटर बढ़ गई और उनका व्यास आधा मीटर तक मोटा हो गया। और उड़ान ब्लेड चाकू लिनमिंग ने मुख्य रूप से अपनी हमले की सीमा को 100 मीटर के मूल स्तर से बढ़ाकर सीधे 110 मीटर कर दिया। बस इतना मजबूत होने के कारण लिनमिंग ने बचाए गए विकासवादी बिंदुओं को बर्बाद कर दिया। पर्याप्त नहीं, लिनमिंग ने इस बारे में सोचा और खुद की जांच की। जाति, भिन्नता, नानजू, विकास बिंदु, 17 सीमा, प्रथम क्रम और 8 स्तर। क्षमताएं, फ्लाइंग ब्लेड चाकू LV2, 300 टुकड़े, प्रभावी हमले की सीमा 110 मीटर, हमले की शक्ति 30, विकसित करने योग्य, हमले की गति 200 मीटर सेकंड, विकसित करने योग्य, एक ही समय में भेजा जा सकता है, जिससे दुश्मन को नुकसान या चेहरे की क्षति का एक टुकड़ा मिल सकता है। उत्परिवर्तित बांस कोड़ा LV2, 130 शाखाएं, प्रभावी हमले की सीमा 25 मीटर, हमले की शक्ति 100, विकसित करने योग्य, बांस कोड़ा द्वारा इंगित, कोई घास नहीं उगेगी। आत्मा LV2, परिवार के सदस्यों की विकास गति को बढ़ावा देता है और परिवार के सदस्यों को लगी गंभीर चोटों को ठीक कर सकता है। चरम पुनर्जन्म स्तर 1, एक महान आघात का सामना करने के बाद ये थोड़े समय में सामान्य आकार के 10% और ताकत के 10% तक ठीक हो सकता है। आभा छिपाव स्तर 1, यह अपनी स्वयं की शक्ति की 50% आभा को छिपा सकता है और इसे खोजना आसान नहीं है। श्वास बोध स्तर 2, यह व्यापक रेंज में सभी आभाओं को देख सकता है तथा रेंज में सभी प्राणियों के कार्यों और व्यवहारों को देख सकता है। प्रॉपर्टी पैनल में काफी बदलाव हुए हैं, कम से कम मूल्य बहुत बेहतर हैं। उपस्थिति से उसके वर्तमान शरीर का आकार और रसीला पत्ते की डिग्री भी बेहद डरावनी है, विशेष रूप से मुख्य ट्रंक के केंद्र में लाल हीरा, जो अब अधिक उज्ज्वल प्रतीत होता है। जहां तक बांस की जड़ों का सवाल है, जो विशेषता पैनल पर प्रदर्शित नहीं है और उन्हें मजबूत बनाने का कोई विकल्प नहीं है, लिनमिंग को लगता है कि यह उन्नत होने के बाद ही मजबूत हो सकती है ना? आखिरकार पिछली बार भी यही स्थिति थी। खुद का निरीक्षण करने के बाद उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा जो बारिश से बचने के लिए उसके नीचे छिपे हुए थे। सभी छोटे भेड़िए एक साथ इकट्ठे हुए और सो गए। पिछली बार जब वे पहले स्तर पर अपग्रेड हुए थे, तब से वे पहले स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि लिनमिंग का आत्मा द्रव बंद नहीं हुआ है, शेष 4 आगे नहीं बढ़े हैं और वे अभी भी 9वें स्तर के स्तर पर रुके हुए हैं। हालांकि उनके 4 बालों में कुछ नए बदलाव हुए हैं। जियाओसी की पीठ पर पीलापन ले भूरा रंग दिखा, जबकि जियाओ वू की पूंछ हल्के पीले रंग की दिखी। जियाओ लियू के माथे पर लाल रंग की एक चुटकी थी। आखिरी जियाओ क्यूई अजीब था, उसकी गर्दन के नीचे सफेद बाल थे, अब ये गहरे हरे रंग का है। क्या आप विभिन्न विशेषताओं वाले तत्वों को जागृत करना चाहते हैं? लिनमिंग ने अनुमान लगाया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसा ही है। ऐसी बात कौन बता सकता है?
जियाओमिंग सांप और पांडा को फिर से देखा। रीडिंग www.ukanshu.com। इन दोनों को एक साथ रखने का मुख्य कारण ये है कि अब उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों, वे एक साथ ही रहेंगे। कभी कभी छोटा प्यारा सांप कभी कभी पांडा के लिए खाने के लिए एक उत्परिवर्ती चूहा ले आता है, और पांडा हर बार जब वह खेलने के लिए बाहर जाता है तो छोटे प्यारे सांप को ले आता है। ये दो प्यारे लोग आराम करते हुए भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। चांदी सफ़ेद छोटे प्यारे सांप और काले और सफ़ेद पांडा में कुछ अजीब सी खूबसूरती दिखती है। ये दोनों लोग तब से ऐसे हो गए हैं जब पिछली बार वे एक दूसरे से लड़ने के लिए निकले थे और 4 अलौकिक प्राणियों को मारने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया था। अब लिन मिंग ने पांडा का नाम बिग फैट रखा है। आखिरकार यह उत्पाद अब एक गेंद की तरह गोल मटोल है। दूसरे शब्दों में, चूंकि यह उत्पाद उसका अपना अधीनस्थ बन गया है, हालांकि पिछली मृत त्वचा और उसका चेहरा कम हो गया है, और भले ही वह बांस खाना चाहता हो, वह दर्जनों पेड़ों को वापस लाने के लिए जुहाई जाएगा, लेकिन वह अभी भी इस उत्पाद के लिए अपनी अच्छी भावनाओं पर भरोसा करेगा। कई लोग समय समय पर एहसान के लिए लड़ने के लिए निम्नलिखित मोर्चे से संबंधित हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्पिरिट तरल पीते हैं तो यह उत्पाद पीने के लिए सबसे आगे रेंगेगा, और आनंद लेने के लिए छोटे प्यारे सांप को लाना न भूलें। वाह! जैसे ही लिन मिंग ने बांस की शाखा से पांडा और छोटे प्यारे सांप को सहलाया, अचानक एक धीमी दहाड़ आई। लिन मिंग ने देखा कि दोनों सियारों के बाल खड़े हो गए थे, उनके मुंह में नुकीले दांत थे, और वे उसी भयंकर भाव के साथ लिंक्स पर दहाड़ रहे थे। क्या ये फिर से यहाँ है? इन तीनों लोगों के बीच रिश्ता खराब रहा है। धन्यवाद। रोबोट 666 किंग यू जोंग डोंग नान निंग अकात्सुकी परेशान है। मेरे पास बिल्लियां नहीं हैं। फैट हाउस हैप्पी डोंगपो में बहुत सारा मांस है। ओलियास विडेनी ब्लैक पेपर बीफ स्टेक। सभी पाठकों ने बहुत सराहना की। अच्छी बारिश की आवाज में 2 सियार जो पहले से ही शियाओसी के समान आकार के थे, अपने सिर ऊपर उठाए हुए थे। उनके पिछले पैर जमीन पर टिके हुए थे और उनके सिर ऊंचे थे। वे अपने बड़े तीखे नुकीले दांतों वाले मुंह खोलकर मुस्कुरा रहे थे और बड़ी बड़ी आंखों से लिंक्स पर चिल्ला रहे थे। और लिंक्स बहुत ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। अब यह एक छोटे बाघ की तरह दिखता है, राजसी, और इसका रोना और भी भयानक है। इससे पहले दोनों सियार लेवल 2 पर थे और लिंक्स लेवल 3 पर था। इतने लंबे समय के बाद जब वे आध्यात्मिक तरल पदार्थ को अवशोषित करते रहे, शिकार करते रहे और सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करते रहे, तो वे पहले से भी अधिक मजबूत हो गए। कम दोनों सियार 4थे स्तर पर पहुंच गए हैं और लिंक्स भी 5वें स्तर पर पहुंच गया है। लिन मिंग ने उनकी लड़ाई नहीं रोकी। वह अपने अधीनस्थों के रूप में ये भी देखना चाहते थे कि उनके उत्परिवर्तित जानवर किस हद तक अपनी ताकत तक पहुंच चुके हैं। इतने लंबे समय में लिन मिंग ने वास्तव में कभी नहीं देखा कि ये अधीनस्थ अन्य उत्परिवर्ती जानवरों से कैसे लड़ते हैं। उसकी आभा बोध क्षमता अभी भी लंबी दूरी पर युद्ध के विशिष्ट दृश्य को समझने में सक्षम नहीं है। इस बार यह बिल्कुल सही था। 2 मुंह वाले सियार और लिंक्स के बीच टकराव से उत्पन्न धीमी दहाड़ ने अन्य सोए हुए जानवरों को तुरंत जगा दिया। छोटे मेंग सांप ने अपना सिर उठाया और काफी दिलचस्पी दिखाई। 3 छोटे बंदर इधर उधर उछलते हैं, दूरी में छिपते हैं और चहचहाते हैं। 7 छोटे भेड़िए जम्हाई लेते हैं और इसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। दोनों बगुले और 2 लाल मुकुट वाले सारस कुछ देर तक देखते रहे और अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, फिर आराम करने के लिए लिन मिंग की बांस की शाखाओं पर उड़ गए। छोटा भालू का बच्चा, जो कोमल और अत्यंत प्यारा लग रहा था, बहुत नजदीक तक दौड़कर आया और ये तमाशा देखने लगा। वू वूहू! दोनों सियार आखिरकार थक गए और लिंक्स से भिड़ गए। वे एक के बाद एक लिंक्स के पीछे मुड़े। लिन मिंग को पता था कि दोनों सियार आगे पीछे आ रहे हैं, और फिर उसने सबसे कुशल खुदाई करने वाले स्टील का इस्तेमाल करके लिंक्स को पूरी तरह से मार डाला। लिन मिंग नाहुई ने पशु जगत को नहीं छोड़ा। सियार एक ऐसा जानवर है जिसके दांत तीखे और साहसी होते हैं। ये बेहद क्रूर और लालची होता है। वे आमतौर पर पहले शिकार को घेरते हैं, आगे और पीछे से हमला करते हैं, अंधी आंखें पकड़ते हैं, कान, नाक, होंठ काटते हैं, त्वचा को फाड़ते हैं और फिर आंतरिक अंगों और मांस को खाते हैं, या सीधे शिकार के द्वार पर हमला करते हैं, यहाँ तक कि पकड़कर काटते हैं। आंतों को बाहर निकालो। इसके अलावा इस जानवर की बुद्धि काफी विकसित है। यह अपने साथियों के साथ दुश्मनों पर हमला करने का आदी है। इसमें सूंघने की तीव्र क्षमता और बेहतरीन सहन शक्ति है। शिकार करने का मूल तरीका भेड़ियों के शिकार करने के तरीके से काफी मिलता जुलता है। मूल रूप से ये जीतने के लिए रिले स्टाइल दृढ़ता और सामूहिक घेराबंदी को अपनाएगा। तरीका ये भी गीदड़ों के अनेक लाभों के कारण ही था कि लिन मिंग उन्हें भगाने या मारने के बजाय पकड़ लेता था। अब वे टियर 4 बन गए हैं। वे पहले की तुलना में बड़े हैं और उनकी गति बहुत तेज है, और उनके नुकीले दांत और पंजे पहले की तुलना में तीखे हैं। ये 2 मुंह वाले सियार अब 7 भेड़ियों जितने शक्तिशाली हो गए हैं।
हालांकि शरीर की तुलना में वे अपेक्षाकृत दुबले पतले होते हैं और उनके सिर की कमजोरी, चिड़चिड़ापन अभी भी कुछ कमजोरियां हैं। जहां तक लिंक्स की बात है, लिन मिंग को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वह 2 गीदड़ों के हमले में तुरंत पराजित हो जाएगा। आखिरकार यह उत्पाद 5वें स्तर में प्रवेश करने के स्तर तक भी पहुंच गया है। हालांकि यह केवल एक और स्तर है, यह अभी भी एक आकाश की तरह है। आखिरकार लिंक्स भी उच्च हमले की शक्ति और उच्च गति पर ध्यान देता है, और भयंकरता और क्रूरता के मामले में ये सीआर से कम नहीं है और इससे भी बदतर है। लिन मिंग भी तैयार है, अगर वे हिंसक रूप से लड़ते हैं तो वह घातक होने पर उन्हें बांस की छड़ियों से रोक देगा। जंगली जानवरों में जंगलीपन की कमी होना अच्छी बात नहीं है, भले ही वे उसके अपने अधीनस्थ हों। लिन मिंग भी इन उत्परिवर्ती जानवरों को उनका मूल जंगलीपन देना चाहता है। आखिरकार यदि आप बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं, यहाँ तक कि एक पालतू जानवर की तरह भी नम्र हैं, तो आप आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि उसे मनुष्यों के बारे में भ्रम है और वह मानता है कि वह मनुष्यों के साथ शांति से रह सकता है, तो निश्चित रूप से उसे ही विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ती है। लिन मिंग ने महसूस किया कि आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में मानव पक्ष के पास न केवल शक्तिशाली तकनीक और शक्तिशाली सैन्य क्षमताएं हैं, बल्कि असाधारण लोग भी हैं जिन्होंने आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में क्षमताओं को जागृत किया है। इन असाधारण लोगों की ताकत वर्तमान दृष्टिकोण से कप्तान जेंग की ताकत मजबूत नहीं है। उनकी साधारण अजीब शक्ति क्षमता के अलावा उनके पास अग्नि तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति भी है, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत उनके अधीनस्थों की तुलना में बहुत खराब है। अन्य लोग तो और भी कमजोर हैं। लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि ये लोग पहले कभी सैन्य मूल के नहीं होंगे, अन्यथा वे छोटे भेड़िए, छोटे प्यारे सांप और बड़े मोटे द्वारा नहीं मारे गए होते। उनके प्रदर्शन का स्तर उनकी ताकत के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे असाधारण शक्तियों वाले असाधारण लोग हैं, बल्कि वे वास्तव में साधारण लोगों की तरह हैं जिन्होंने बस क्षमताएं अर्जित की हैं। अन्यथा यदि वे मनुष्य अति अनुशासित और सुव्यवस्थित हैं, तो वे शत्रु का सामना करते समय अपनी रक्षा करने की क्षमता का तुरंत उपयोग कर सकते हैं तथा आक्रमण करने की अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके द्वारा भेजे गए अधीनस्थ शायद इतना बड़ा परिणाम प्राप्त करने में सक्षम न हो, और ऐसा लगता है कि उन्हें मारना बिल्कुल असंभव है। अब इसके बारे में सोचो, उस समय मैंने भी उन मनुष्यों को तुच्छ जाना था, इसलिए मुझे अंततः इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जियो लियू और जियो क्यूई के 2 छोटे भेड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। छोटे प्यारे सांप और पांडा बाहर जाएंगे, लेकिन मैंने वास्तव में इसे नहीं देखा। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी बिखरे हुए पालौकिक लोगों का एक समूह है, तभी आश्चर्यजनक हमला सफल हो सकता है, अन्यथा पछताने में बहुत देर हो जाएगी। लिन मिंग भी बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता बढ़ती जा रही है, मानव पक्ष पर अलौकिक प्राणी संभवतः इसके साथ मजबूत होते जाएंगे। यदि वह अपनी ताकत और अपने अधीनस्थों की ताकत बढ़ाने में सुस्त है, तो उस समय निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। कई विचारों के साथ लिन मिंग ने अपना ध्यान उस लड़ाई की ओर लगाया जो अभी तक शुरू नहीं हुई थी। दोनों गीदड़ों की गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। वे हर समय लिंक्स के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे लिंक्स की कमियों या ध्यान भटकाने वाले क्षणों की तलाश में रहते हैं। यद्यपि लिंक्स पर्वत की तरह स्थिर रहता है, फिर भी ये 2 मुंह वाले सियार की तुलना में अधिक शांत प्रतीत होता है। उसने कोई अतिरिक्त हरकत नहीं की। उसके कान दोनों गीदड़ों के दौड़ने के साथ साथ घूम रहे थे और उसकी पूंछ खंजर की तरह लगातार हिल रही थी। लिंक्स के अगले पंजे जमीन को कसकर पकड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार है। वूहू, अरे! 3 गगनभेदी दहाड़ें गूंजी। www.mtlnovel.com। तीनों छायाएं अचानक आपस में भिड़ गईं। हालांकि इस समय अचानक एक लंबी चीख सुनाई दी, मानो एक विशाल दीवार जैसी आकृति पूरी तरह से दबाव के साथ उन तीनों जानवरों को ढक रही थी जो लंबी चीख से डर गए थे। छुआ! एक काली किरण तुरंत ही हवा में फैल गई। बूम बूम। धरती के हिलने के साथ ही दोनों सियारों को काले पंजों ने एक ही क्षण में जमीन में धंसा दिया है। काली दीवार से एक और लंबी दहाड़ आई और लिंक्स को जोर से लात मारी गई और वह दर्द से चीखने लगा। हवा में ही उसकी तस्वीर खींची गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सियार और बनबिलाव दोनों कांप रहे थे और फिर से उठने से डर रहे थे, और उन्होंने अभी अभी प्रतिष्ठा खो दी थी। उनके सामने बड़ा मोटा पांडा मनुष्य की तरह खड़ा था और उसके मुंह से निकलने वाली दहाड़ अब प्यारी नहीं थी। खैर, ये काफी हिंसक है। लिन मिंग ने इस आदमी की बहुत प्रशंसा की। इससे पहले यह उत्पाद हमेशा जियो मिंग स्नैक के साथ रहा है, हर दिन शुभंकर के रूप में कार्य करता है। अब आप एक ही झटके में गीदड़ों और लिंक्स को भी मार सकते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। इसका आकार एक विशाल टैंक जितना शक्तिशाली है। लिन मिंग ने पाया कि यह लड़का अब 7वें स्थान पर है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
क्या ये हो सकता है कि मनुष्यों के साथ युद्ध भी इसकी प्रगति को गति दे? लिन मिंग ने जियाई और 3 पवन भेड़ियों और 4 और जियाओसी को देखा जो 9वें स्तर पर रह रहे थे। उसे अचानक एक अनुमान लगा। क्या ये कहा जा सकता है कि आपको अपने राज्य को तेजी से बेहतर बनाने के लिए लोगों से लड़ना और उन्हें मारना होगा? सुबह सुबह घाटियों में सफ़ेद धुंध छा गई। जंगल के बहुत अंदर समय समय पर लंबी चीख की आवाज़ आती थी। गहरे नीले रंग की लहर हवा के झोंके की तरह बह रही थी और बवंडर मचा रही थी। बांस के जंगल में अचानक रोशनी की 3 धाराएं रुक गईं। गहरे नीले बाल हवा में तैर रहे थे। शरीर बाइसन के आकार का था और उस पर मांसपेशियां बहुत स्पष्ट दिख रही थीं। सुनहरी पुतलियां, तीखी और भेदने वाली। इस समय उन्हें फिर से कुछ गंध आती है और वे फिर से प्रकाश की 3 धाराओं में बदल जाते हैं। सफ़ेद धुंध विशेष रूप से साफ पानी वाली नदी के पास घनी होती है। घोड़े के आकार के 4 एल्क एक साथ नदी पी रहे हैं। समय समय पर उनके कान घूम रहे हैं और उनके सिर सतर्कता से चारों ओर देख रहे हैं। उनके सिर पर सींगों की जोड़ी, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 2 मीटर है, क्रिस्टल की तरह स्पष्ट हैं, जैड की तरह, लेकिन शीर्ष नुकीले और तीखे हैं और उनके अंतर हर जगह हैं। जंगल से अचानक 3 गहरे नीले रंग की धाराएं फूट पड़ीं। कुछ लगातार गड़गड़ाहटें सुनने के बाद तीनों एल्क के सिर धारा के किनारे कीचड़ में जा गिरे और वे बेहोश हो गए। इससे पहले कि बाकी बचे एक को भागने का समय मिलता, एक भूरे रंग की आकृति अचानक नदी के किनारे झाड़ियों की छाया से बाहर निकली और बचे हुए एक एल्क की गर्दन पर काट लिया। 3 पवन भेड़ियों और लिंक्स अफेई ने, प्रत्येक ने, बिना किसी प्रयास के, एक एल्क को काट लिया। वे घाटी की गहराइयों की ओर उड़ चले और वे जितनी तेजी से आए थे उससे भी अधिक तेजी से। थोड़ी देर बाद वे नाले के किनारे से लिंगू झील के तट पर आए और अपने सभी मरते हुए शिकार को लिन मिंग के शरीर के नीचे रख दिया। वाह! 4 उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकुओं ने 4 एल्क के सिर पर सटीक वार किया और वे उनमें गहराई से डूब गए। पहले उनमें संघर्ष के कुछ लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन इस समय उन्होंने पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया है। डिंग! आपने एक उन्नत स्तर 3 के साथ एक एल्क को मार दिया और 50 विकास अंक प्राप्त किए। डिंग! तुमने मार डाला। सिस्टम की आवाज़ें एक के बाद एक सुनाई दी और लिन मिंग विशेषता पैनल पर विकास बिंदु को देखकर संतुष्ट था, जो कि अन्य 200 अंकों से बढ़ गया था। निश्चित रूप से इन उत्परिवर्ती जानवरों का शिकार करना विकास बिंदु को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। के मातहतों को बांस की लकड़ियों के सहलाने से जवाब मिल गया और फिर वे शिकार का आनंद लेने के लिए उसे दूर तक खींचने का साहस करने लगे। भेड़ियों और लिंक्स को एल्क को काटते हुए देखकर लिन मिंग ने अपने विकास बिंदु को फिर से देखा और उस समय अपनी अचानक इच्छा के लिए आभारी था। पिछली बार जब मनुष्य यहाँ आए थे तब से 2 महीने बीत चुके हैं। लिन मिंग पत्थर पर सही लिखता रहा, समय की गणना करता रहा तथा स्वयं को कम भ्रमित करने के लिए इसका प्रयोग करता रहा। उनका क्षेत्र भी लगभग 2 महीने से इसी 9वें स्तर पर बना हुआ है। बांस की जड़ों की लंबाई लगभग 300 मीटर तक सीमित है और अब बढ़ती नहीं है। बुद्धिमान उत्परिवर्ती जीव लिन मिंग से 300 मीटर से अधिक दूर जाने में भी चतुर हैं। भले ही लिन मिंग कुछ उत्परिवर्ती कीड़ों को साधारण बुद्धि से मार सकता है, लेकिन उसने जो विकास अंक अर्जित किए हैं वे वास्तव में दयनीय हैं। उस समय लिन मिंग ने सोचा, क्या होगा अगर वह अपने अधीनस्थों से कहे कि वे आधे मरे हुए शिकार को पकड़ लें और उसे मार दें? यह विचार एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उन्हें विकास बिंदु मिला और उन्होंने अपने अधीनस्थों को जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने की अनुमति दी और इसे खुद को दे दिया, जिसे उनके अपने लिए योगदान के रूप में भी माना जाता है। आखिरकार आध्यात्मिक तरल में अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति होती है, लेकिन इन अधीनस्थों को इच्छानुसार इसका आनंद लेने दें। उन्हें इस तरह से शिकार करने दें और फिर अपने लिए विकास बिंदु बढ़ाएं, जो उनके श्रम का परिणाम भी है। हालांकि लिन मिंग के मन में कुछ सवाल भी थे और वह नहीं जानता था कि क्या आभा मजबूत और व्यापक हो गई, रिश्ता व्यापक हो गया, या ये तीव्र आभा वसूली का कारण था। अब अधिकाधिक उत्परिवर्तित प्राणी हैं और यहाँ तक कि अधीनस्थों द्वारा इच्छानुसार शिकार और हत्या किए जाने वाले शिकार भी सबसे खराब उन्नत स्तर 1 के ही होते हैं। आज शियाई और एफी द्वारा शिकार किए गए 4 एल्क की तरह लिन मिंग ने पाया कि वे 3वें स्तर पर पहुंच गए थे, जो वास्तव में काफी शक्तिशाली था। हालांकि लिन मिंग की धारणा में भी इस घाटी में सबसे मजबूत उत्परिवर्ती प्राणी केवल 4थे स्तर का प्राणी है और उसके आसपास ये अधीनस्थ जो बहुत मजबूत रहे हैं वास्तव में बहुत पीछे हैं। बेशक भालू शावक क्रिसेंट को छोड़कर, जो अब शुभंकर है, ये छोटा सा लड़का इन 2 महीनों में बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी ऊंचाई अभी भी 1.5 मीटर से कम है। वो अभी भी एक भालू की स्थिति को बनाए रखता है और उसका दायरा भी एक उन्नत स्तर है। लेकिन एक अज्ञात समय पर उसके पेट पर दिखाई देने वाला अर्धचंद्राकार चांद लिन मिंग को ये भी साबित कर गया कि वह भी बढ़ रहा था।
के अधीनस्थों में जियाई के 3 पवन भेड़िए और उनके 3 पहले स्तर और दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि छोटे चौथे और अन्य 4 के 4 सिर अभी भी मूल उपस्थिति में हैं और वे अभी भी 9वें स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। लिन मिंग की तरह वे भी क्षेत्र सुधार की बाधा पर अटके हुए थे। इससे पहले लिन मिंग ने अनुमान लगाया था कि राज्य के सुधार के लिए मनुष्यों से लड़ना और उन्हें मारना आवश्यक है। अब तो ये बात और भी पुख्ता होती जा रही है, लेकिन इस पहाड़ की गहराई में जब से वे लोग 2 महीने पहले पीछे हटे हैं, फिर से आने का कोई संकेत नहीं है। ऐसा भी हुआ और लिन मिंग को ये सत्यापित करने का कोई मौका नहीं मिला कि क्या यह विचार सही था। छोटे मेंग सांप का आकार अब एक सामान्य सांप के रूप में बनाए रखा गया है और दायरा भी उन्नत चरण के 7वें स्तर तक पहुंच गया है और आंखों के दोनों तरफ हरे निशान अधिक पतले हो गए हैं, लगभग शरीर का आधा हिस्सा। पांडा वसा की ताकत में काफी वृद्धि हुई है और यह 7वें स्थान पर भी पहुंच गया है। फिर भी लिन मिंग को हमेशा लगता है कि इस उत्पाद की लड़ाकू प्रभावशीलता जियाई से कम नहीं है। 2 सियार लिन मिंग का नाम अब नहीं रहा और अंत में उनका नाम आहबान और आहडियन रखा गया। ये दोनों लोग 5वीं रैंक में हैं। लिंक्स अफेई 7वें स्तर में प्रवेश करें। बगुले की एक जोड़ी और लाल मुकुट वाले सारस की एक जोड़ी काफी धीमी गति से आगे बढ़ी, लेकिन वे दोनों 4थे स्तर तक पहुंच गए, लेकिन वे लिन मिंग की हवाई लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता से बहुत दूर थे। कुछ दिन पहले उसने बादलों और पहाड़ की चोटियों के बीच एक सुनहरी चील को उड़ते हुए भी देखा था। वह आदमी उन्नत स्तर के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था, हालांकि वह इस घाटी से संबंधित नहीं था। जब तक वह आदमी आकाश में था, लिन मिंग वास्तव में नहीं कर सकता था। चिंता मत करो, इन 4 पक्षियों को ऊपर उड़ने दो। आखिरकार ये बहुत बुरा है अगर यह एक स्तर बदतर है, खासकर सुनहरा ईगल खुद हवा में बाघ स्तर है। इन 4 अधीनस्थों को जिनका सजावटी मूल्य व्यवहारिक मूल्य से अधिक है, भोजन देने के लिए ऊपर न जाने दें। यूयू रीडिंग www.kanshu.com। तीनों मैकाक अब 5वें प्रवेश स्तर पर पहुंच गए हैं। उनके परिवर्तन बहुत अजीब हैं, लेकिन वे एक छोटे से चौथे की तरह महसूस होते हैं। लिन मिंग ने पाया कि जैसे जैसे क्षेत्र का स्तर बढ़ता गया, इन तीनों लोगों के बाल भी लाल, हरा और नीला के 3 रंगों के अनुरूप हो गए। लाल रंग अग्नि का गुण होना चाहिए। हरे रंग का गुण क्या है? क्या यह अभी भी हवा नहीं है? नीले रंग के बारे में क्या? लिन मिंग उलझन में था। यह क्या बकवास है? हालांकि ये 3 शोर मचाने वाले लोग काफी मेहनती हैं। वे एक बड़ा टिड्डा, एक कीड़ा और एक खरगोश लेकर आए। गुणवत्ता उच्च नहीं थी, लेकिन यह मात्रा से बेहतर थी जिसने लिन मिंग को बनाया। मुझे काफी जोड़ 1 जोड़ 2 विकास अंक मिले और यह बहुत छोटा नहीं है। अंतिम अपेक्षाकृत विशेष अधीनस्थ को देखा और सभी अधीनस्थों में से एकमात्र ऐसा जिसे भोजन की कोई चिंता नहीं थी, वो था लकड़बग्घा। इस आदमी और कई उत्परिवर्ती प्राणियों का विकासवादी विकास पूरी तरह से अलग प्रतीत होता है। भले ही यह उन्नत चरण के 5वें स्तर तक पहुंच जाए, यह आदमी अभी भी अपने मूल शरीर के आकार, अपने मूल स्वरूप में है। भेड़ के सिर और सींग वाले इस आदमी को देखकर जब तक वह ठीक था, उसने घास खा ली, नहीं तो वह पांडा फैटी के साथ बांस पकड़ने के लिए दौड़ा। वह हमेशा हैरान नहीं हुआ, तुम अपने में व्यस्त हो, मैं अपने में व्यस्त हूँ। सच कहूं तो लिन मिंग को भी थोड़ा पछतावा हुआ, उसने इस आदमी को क्यों पकड़ा। यह एक शाकाहारी भाई जैसा दिखता है, जिसका व्यक्तित्व थोड़ा चिड़चिड़ा है, न तो सुंदर है और न ही शक्तिशाली। इस तरह के जानवर को शिकार पर जाने के लिए कहना वाकई मुश्किल है। लिन मिंग को तो यहाँ तक लगता है कि केचुए को कुचलकर मार डालना भी कोई नई बात नहीं है। उसकी गर्दन के पीछे लहराते बालों को देखकर लिन मिंग भी असहाय था। इसे रखो, इसे रखो, हो सकता है भविष्य में अचानक कोई परिवर्तन हो जाए। लिन मिंग ने एक बार फिर उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा जो खा रहा था। कुछ ही समय में 4 बड़े बड़े एल्क लगभग पूरी तरह से खा लिए गए। उनके मुंह और बालों पर लगे हिरण के खून के छींटे बेहद चमकदार हैं। नुकीले दांत, तीखे दांत, घिनौने चेहरे, अश्लील दृश्य, जंगली, और उन दोनों आंखों में ज्ञान की चमक भी है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया है और वे मूलतः सामान्य जानवरों से भिन्न हैं। अब लिन मिंग बांस की छड़ियों का उपयोग कुछ जटिल संदेश देने के लिए कर सकता है और अपने अधीनस्थों को वह करने देता है जो वह उनसे करवाना चाहता है। यह ऐसा है जैसे जीवित प्राणियों को मारना और विकास अंक प्राप्त करना, वे पहले से ही पूरी तरह से किए जा सकते हैं। भविष्य में उनकी बुद्धिमत्ता कितनी विकसित होगी, क्या यह मनुष्यों के बराबर भी होगी? इस तरह की बात कोई नहीं बता सकता। अब लिन मिंग बस यही चाहता है कि ये लोग अपने ज्ञान का उपयोग उन्नयन और विकास के लिए करें और युद्ध में उसका उपयोग करें। वे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे मनुष्य, जो यह नहीं जानते कि वे कब मारे जाएंगे, अपनी आत्मा से बाहर निकलने वाले भय का अनुभव करेंगे। हे मानवों, ऐसा लगता है कि यह विषय कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक कि आभा पुनर्प्राप्ति के युग में भी उन्होंने इस आभा के अनुरूप कार्य किया और एक श्रेष्ठ को जन्म दिया जो सामान्य लोगों से अलग था। उच्च तकनीक, हथियार, असाधारण लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य अभी भी प्रकृति के शीर्ष पर बना हुआ है।
गैर मेरा परिवार, इसका दिल अलग होना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा अस्तित्व है जिसने असफलता का अनुभव किया है और वह तब तक प्रयास करता रहेगा जब तक कि वह जीत न जाए। हजारों वर्षों के विकास ने इस सत्य को निरंतर सत्यापित किया है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के इस युग में भी वे इस सत्य को आगे बढ़ाएंगे। इस वांजुहाई नेचर रिजर्व के आध्यात्मिक क्षेत्र में झेला गया अपमान निश्चित रूप से दोगुना हो जाएगा। लिन मिंग को चिंता का एहसास हुआ। उन्होंने ये भी महसूस किया कि एक उत्परिवर्ती बांस के रूप में इस तरह की जागरूकता बहुत आवश्यक है। इस समय वो अभी तक सबसे मजबूत नहीं बन पाया है। यद्यपि वह घाटी पर शासन करता था, लेकिन सीमाओं के कारण उसे ये भी महसूस होता था कि उसकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। लिन मिंग ने आकाश की ओर देखा। हवा में जो आभामंडल घना होता जा रहा है, वह अब पहले जैसा रंगीन और पारदर्शी नहीं रहा। वह देख सकता था कि हल्की नीली आभा एक प्रभामंडल की तरह हवा में घूम रही थी, जो लगभग पूरी घाटी को ढक रही थी, यहाँ तक कि घाटी के दोनों ओर की चोटियों तक फैल रही थी, घाटी के बाहर तक बह रही थी। उन्होंने अब हवा, मिट्टी, लीगू और भूमिगत लिंगे में अवशोषित की जा सकने वाली सभी आभा को अधिकतम तक अवशोषित करने के लिए उपयोग किया है। लेकिन ये द्वितीय स्तरीय सीमा जानबूझकर लगाई गई प्रतीत होती है, जिससे उनका सतत विकास अवरुद्ध हो रहा है। सफलता पाना कठिन है। लिन मिंग को शुरू से ही इस बात की जानकारी थी। जब वह पहले स्तर पर पहुंचा तो उसे बहुत अधिक संकेत या अजीबता नहीं दिखी। उस समय उसने अभी अभी एक उत्परिवर्ती प्राणी को मारा था और विकास बिंदु प्राप्त किए थे, और सिस्टम उसे याद दिलाने के लिए आया था। विकास बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन इस समय इसने लिन मिंग को भी बेहद मुश्किल महसूस कराया। लगभग 5000 अंक तक पहुंच चुके विकास बिंदु को देखते हुए उन्हें जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता है। पिछली बार प्रथम स्तर में प्रवेश किया था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए केवल 500 विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। अब क्या तुम्हें 5000 बजे आना होगा, या 10,000 अंक? डिंग, आपने हवा में मौजूद आभा को अवशोषित कर लिया है। विकास बिंदु जोड़ 10। डिंग, विकास बिंदु 5000 अंक से अधिक हो गया है। क्या यह विकसित हो सकता है? इस समय सिस्टम जानबूझकर ऐसा कर रहा था, और यह इतना शरारती था कि लगातार 2 अनुस्मारक आए। आखिरकार विकसित होने में सक्षम। हालांकि लिन मिंग थोड़ा उत्साहित था, फिर भी उसने तुरंत विकसित होने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपने अधीनस्थों को बांस की छड़ियों से सहलाया। पिछली बार जब यह विकसित हुआ था तो इसने पहाड़ों और जमीन को तोड़ दिया था और भेड़ियों को उछलने पर मजबूर कर दिया था। कौन जानता है कि विकास का ये समय कैसा है? सुरक्षा की दृष्टि से अधीनस्थों को दूर शरण लेने दें। अन्यथा यदि आप अपने अनियंत्रित विकास के कारण गलती से घायल हो गए तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। शियाई, उन्होंने जल्दी से एक सेना की तरह व्यवस्था की और सीधे घाटी के निकास क्षेत्र में चले गए। 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी उस सीमा तक पहुंच गई है जिसे लिन मिंग समझ सकता है। तो फिर क्या ये पर्याप्त होना चाहिए? अपने अधीनस्थों के स्थान को समझते हुए लिन मिंग भी निष्क्रिय नहीं रहा। यदि आपके पास 5000 विकास बिंदु नहीं हैं, तो आप चले गए। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाकर आभा को अवशोषित करना और कुछ विकास बिंदु जमा करना जारी नहीं रखते, तो क्या ये बहुत बुरा नहीं होगा? जड़ प्रणाली, मुख्य तना, हर बांस की शाखा, हर बांस का पत्ता, सभी पागलों की तरह आभा को अवशोषित करते हैं। हालांकि आधे घंटे से भी कम समय में सभी अधीनस्थ घाटी के निकास द्वार पर पहुंच गए। इस अवसर का लाभ उठाकर 55 अंक अर्जित करने वाले लिन मिंग ने कहा कि यह लहर कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो अंततः लिन मिंग ने उत्साह को दबाया नहीं, उसने अपनी चेतना को आगे बढ़ाया और विकसित होना चुना। उसी समय लिन मिंग की सूंड के हीरे के आकार के केंद्र से अचानक चमकती लाल रोशनी से घाटी पूरी तरह से उबल रही थी। तांग देश, कहीं। झेंग गोडोंग ने भौहें सिकोड़ी और इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र को ध्यान से देखा, जो शू प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित वांजुहाई प्रकृति रिजर्व था, जिसे नारंगी खतरे के संकेत के रूप में चिन्हित किया गया था। पिछले 2 महीनों में उन्होंने 5 मिशन स्वीकार किए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। लेकिन वांजुहाई नेचर रिजर्व में जो कुछ हुआ, उसने उन्हें हमेशा चिंतित किया है। यहाँ तक कि उसे अस्पष्ट क्रोध भी होने दो। इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र पर तांग और पूरी दुनिया में एक समान परिवर्तन है। रे की एकाग्रता आसमान छू गई। लगभग सभी आध्यात्मिक क्षेत्रों में आभा का संकेंद्रण लगातार बढ़ रहा है। आत्मा क्षेत्र का क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है और गति भी बेहद खतरनाक है। कई आध्यात्मिक क्षेत्र जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनमें मानव एकत्रीकरण क्षेत्र पर उत्परिवर्ती राक्षसों द्वारा तुरंत हमला कर दिया जाता है और उसे नष्ट कर दिया जाता है। जनसंख्या का स्थानांतरण, आध्यात्मिक क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों और कस्बों की जनसंख्या का निरंतर पलायन एक सामान्य बात हो गई है जो सभी देश कर रहे हैं। यद्यपि इससे बहुत परेशानी हुई है तथा संघर्ष भी हुआ है, लेकिन यह उत्परिवर्ती राक्षसों द्वारा मारे जाने से बेहतर है जो खतरा बन गए हैं। झेंग गोडोंग ने भौहें सिकोड़ी।
वानजुहाई नेचर रिजर्व के आध्यात्मिक क्षेत्र का क्षेत्र 2 महीने पहले 10 किलोमीटर से अधिक की परिधि वाली घाटी से विस्तारित होकर उस बिंदु तक पहुंच गया है जहां जियाओलिजुंग भी गिर गया है। ये लिंगजियाओ पीक के करीब भी है, जो दूर स्थित संरक्षित क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि खोजी गई आभा का केंद्र अभी भी वानजुहाई प्रकृति रिजर्व में है। अरे, क्या हो रहा है? जेन गोडोंग ने अपने दांत पीस लिए। रीडिंग www.kanshu.com। उसे वो सुबह फिर याद आ गई। गुंजन, अचानक फोन का कंपन सुनाई दिया। कैप्टन जेन, इस बार मेरे पास आओ। झाई लाओ की आवाज में एक अजीब गंध है। जेन गोडोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां गाड़ी चलाई। समय समय पर वह लाओ झाई के कार्यालय में प्रवेश करता था और लाओ झाई कुछ भी नहीं कहता था। इसके बजाय वह जेन गोडोंग को सामग्री की एक प्रति सौंप देता था। ये है, खुद ही देख लो। झाई लाओ ने हल्की खांसी की और चाय की चुस्की ली। ये तुम्हें दिलचस्प लगना चाहिए। जेन गोडोंग ने जैसे ही एक पृष्ठ पलटा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। वानजुहाई नेचर रिजर्व की रेटिंग गंभीर रूप से खतरनाक लाल तक पहुंच गई। ऐसा कब हुआ? खैर, पर्यवेक्षक की रेटिंग 15 मिनट पहले अपडेट की गई थी। अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा में तेज बदलाव आया, झाई लाओ ने धीरे से कहा। तेजी से बदलाव? जेन गोडोंग के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पाया, वहां क्या हुआ? तांग देश आपसे उत्परिवर्ती राक्षसों का सफाया करने के लिए पालौकिक लोगों की एक टीम का नेतृत्व करने के लिए कहता है। झाई लाओ ने चाय का एक और घूंट लिया। नेतृत्व, टीम का नेतृत्व? जेन गोडोंग बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। हाँ, इससे आपको लंबी दूरी की तोपें और अधिक सैन्य सहायता मिलेगी। झाई लाओ के शब्दों को सुनकर जेन गोडोंग को लगा कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं आग उगलने में सक्षम हैं। ये सचमुच बहुत अच्छी खबर है। उसकी आवाज में कंपन था। झाई लाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप वहां वापस जा सकते हैं और अपने आप को सही ठहरा सकते हैं। जेन गोडोंग एक मशाल की तरह दिखे। ये बिल्कुल सही है। आप मेरी ताकत का परीक्षण कर सकते हैं जो अभी सी स्तर पर चढ़ी है। घाटी में इसे उबाला गया है। घाटी के ऊपर तैरती हुई आभा, जो बीच में उत्परिवर्ती बांस पर केंद्रित थी, अचानक घूमने लगी। धुंध और ध्रुवीय ज्योति की तरह हल्के रंग की आभा लगातार घूमती और संघनित होती रहती है। निरंतर टकराव और समलन के कारण वे अधिक मोटे हो जाते हैं। यदि आप ऊपर आसमान से देखें तो कुछ रंगीन किरणों के साथ आभा का भंवर वास्तव में एक शानदार नेबुला जैसा है। और इस निहारिका के नीचे, जमीन के नीचे से लगातार शोर का एक विस्फोट आ रहा है। लिन मिंग ने महसूस किया कि जड़ों के अंत से, हर बांस की शाखा से और हर बांस के पत्ते से जैसे जैसे वह विकसित हो रहा था, एक अत्यंत ताज़ा एहसास बह रहा था और यह घुसपैठ कर रहा था। रेकी एक विकास बिंदु में बदल जाती है और विकास बिंदु ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। इस राजसी ऊर्जा ने उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका को धो डाला, उन्हें नष्ट कर दिया और उन्हें और अधिक मजबूत कोशिकाओं में पुनर्गठित किया। भरी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा ने कोशिकाओं के बीच के अंतराल को भर दिया और लिन मिंग के अपने शरीर में भी जबरदस्त परिवर्तन किया। अनगिनत बांस की जड़ें बेतहाशा बढ़ने लगी हैं। मिट्टी के अंदर फैलकर वे एक भटकते हुए अजगर की तरह मिट्टी को उछालते थे, जिससे एक बहरा करने वाला कंपन होता था। बांस की अनगिनत जड़ें 300 मीटर की मूल ऊंचाई से फैलकर और भी लंबी हो गई हैं। वे मिट्टी से बाहर निकलकर अंदर तक घुसती जा रही हैं और इस घाटी के हर कोने में फैल गई हैं। कई मुख्य बांस की जड़ें भूमिगत लिंगे से नीचे की ओर विकसित होती रहीं, कठोर चट्टान को तोड़ती रहीं और रुकने से पहले लगभग 400 मीटर नीचे तक फैल गईं। लिन मिंग का मुख्य तना भी लगातार कोशिकाओं को पुनर्गठित कर रहा था, व्यास और लंबाई में विस्तार कर रहा था। मुख्य तने की बाहरी दीवार की मोटाई भी लगातार बढ़ रही है। बांस के जोड़ के प्रत्येक खंड में, उसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक तरल भरा हुआ है। मुख्य तने की जड़ों, शाखाओं, पत्तियों और शाखाओं से राजसी ऊर्जा जल्दी से मुख्य तने के केंद्र में लाल हीरे में विलीन हो गई, यहां तक कि दिन में भी चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। इस लाल रोशनी ने अचानक लिन मिंग के धड़ में रक्त की अनगिनत रेखाएं रिसने दी, जिससे पूरे बांस के शरीर पर रक्त की लाल परत छत गई। ये रक्त रेखाएं प्रत्येक बांस की शाखा में व्याप्त हैं तथा प्रत्येक बांस के पत्ते पर रक्त लाल रूपरेखा जड़ी हुई है। मुख्य तने पर गहरा लाल हीरा, जो दिल की तरह थोड़ा धड़क रहा था, उसने भी लिन मिंग के उत्परिवर्तित बांस को थोड़ा अजीब बना दिया। ऐसा लगता है कि इस बार की हलचल छोटी नहीं है। उत्परिवर्तन लगभग आधे घंटे तक चला और लिन मिंग ने आह भरी क्योंकि उसने विकास द्वारा लाई गई पूरी तरह से अलग स्थिति को महसूस किया। बांस की जड़ों के फैलने से उत्पन्न कंपन अभी भी घाटी में गूंज रहा था और जो आभामंडल उसके ऊपर मंडरा रहा था, एक नेबुला की तरह घूम रहा था, वह धीरे धीरे खुल गया और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। व्यास में लगभग 2 मीटर और ऊंचाई में 60 मीटर तक पहुंच गया है। उसके इतने सारे बदलावों को देखकर लिन मिंग को लगा कि वह वास्तव में काफी विकसित हो गया है। अब वो आधिकारिक तौर पर टियर 2 के दायरे में आ गए हैं।
वो अपनी शक्ति में भी जबरदस्त सुधार महसूस कर सकता है। ऊर्जावान आभा, पहले से अधिक मजबूत शक्ति और यहाँ तक कि तृप्ति की भावना जो उसके हाथ में पूरी घाटी को नियंत्रित कर सकती है, ने लिन मिंग को समझा दिया कि इस घाटी में अधिपति के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अप्रासंगिक है। हिल गया। अब उसने इस घाटी के सभी प्राणियों के जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। हजारों बांस की जड़ें, जिनमें से प्रत्येक को उसकी इच्छानुसार हिलाया जा सकता है, और आभा को समझने की क्षमता उसे सभी जीवित चीजों की गतिविधियों को जानने में सक्षम बनाती है। ये कहा जा सकता है कि यदि लिन मिंग अब सभी प्राणियों को मारना चाहता है, तो यह उसके चाहने और न चाहने के बीच का अंतर है। हालांकि विकास बिंदुओं के इस लंबे और धीमे संचय के माध्यम से उन्होंने एक बात भी समझी। निम्न क्षेत्र वाले उत्परिवर्ती प्राणियों को मारने पर कम विकास अंक मिलेंगे तथा उच्च क्षेत्र वाले उत्परिवर्ती प्राणियों को मारने पर अधिक विकास अंक मिलेंगे। उदाहरण के लिए, लिंगहू में स्तर 1 काप 10 विकास अंक मार सकता है, जबकि स्तर 3 एल्क 50 मार सकता है। तो क्या होगा यदि आप 9वें स्तर वाले को मार देते हैं? या क्या यह एक उत्परिवर्ती प्राणी है जो पहले क्रम के दायरे में पहुंच गया है? प्राप्त विकास अंक संभवतः काफी प्रभावशाली हैं, है ना? आखिरकार, आजकल आभा अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही है और घाटी में उत्परिवर्ती प्राणियों का क्षेत्र तेजी से सुधर रहा है। यदि इस समय उन सभी को गला घोंटकर मार दिया जाए तो प्राप्त विकास बिंदु अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, और ऐसा करने से उनके अधीनस्थ भूखे रहेंगे और लाभ हानि के लायक नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का संपूर्ण विनाश अच्छी बात नहीं है। इससे पहले उसने उन सभी उत्परिवर्ती जीवों को मार डाला जिन्हें वह छू सकता था, जिससे घाटी में अन्य उत्परिवर्ती जीव उसके नियंत्रण में 300 मीटर व्यास की सीमा के करीब नहीं आ पाते थे। साथ ही उसने विकास बिंदु पर दीर्घकालिक ठहराव भी पैदा किया, जो वास्तव में असंयमित था। उस समय की स्थिति वास्तव में बहुत असहज थी। अगर उसने शियाई को शिकार पर जाने देने का कोई तरीका नहीं निकाला होता, तो मुझे डर है कि वह अब विकसित होना चाहता है। मुझे डर है कि वह केवल इसके बारे में सोच सकता है। मनुष्यों के लिए उत्परिवर्ती प्राणियों के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन लिन मिंग मौलिक रूप से अलग है। वह संपूर्ण घाटी में सभी प्राणियों की गतिविधियों को देख सकता है तथा संपूर्ण घाटी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति वाले उत्परिवर्ती प्राणी को देख पाना बहुत सरल है। इसे मारना या अपने लिए उपयोग करना केवल एक विचार का विषय है। जहां तक उसके आसपास के अधीनस्थों की बात है, लिन मिंग उन्हें पूरी घाटी में कत्लेआम करने से पूरी तरह से रोक सकता है। तथाकथित सतत विकास, लिन मिंग अब पूरी तरह से समझता है और सभी शाखाओं का हवाला देते हैं। और पिछले 300 मीटर में घाटी पर उसके वर्तमान प्रभुत्व के साथ विकास बिंदुओं की संख्या को पूरी तरह से समझा जा सकता है। इसके बाद विकास बिंदु एकत्रित करें और फिर प्रत्येक क्षमता को आगे बढ़ाना शुरू करें। इसके बाद क्या करना है? लिन मिंग ने बहुत सोचा, लेकिन सामान्य तौर पर मुझे अभी भी अपनी ताकत और अपने अधीनस्थों की ताकत को मजबूत करना जारी रखना है। अब वह द्वितीय क्रम में प्रवेश कर चुका है। कनिष्ठ के प्रथम क्रम बल के 3 को छोड़कर शेष प्रथम क्रम के दायरे में हैं। लिन मिंग को लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इससे पहले मानव घाटी में अस्थायी रूप से आए थे, जिसके कारण जियाओ लियू और जियाओ क्यूई घायल हो गए थे। यदि वे बड़े पैमाने पर आक्रामक रणनीति अपनाएं तो क्या होगा? क्या होगा यदि पिछली बार की तरह भीड़ के स्थान पर अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा जाए? आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति मनुष्य का रवैया बिल्कुल प्रतिकूल है। आखिरकार, मनुष्य जो हमेशा प्रकृति के शीर्ष पर रहा है, वह कभी भी अपने से अधिक शक्तिशाली किसी चीज के जन्म और विकास की अनुमति नहीं देगा। शत्रु के प्रति दयालु होना अपने प्रति क्रूर होना है। इस घाटी में उत्परिवर्ती जीव और लिन मिंग, उत्परिवर्ती बांस जिसे मनुष्यों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है। मनुष्यों के लिए दुनिया में जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। मनुष्य और उत्परिवर्ती जीव दोनों जातियों के बीच कोई तथाकथित समझ नहीं होगी। मनुष्य एक दूसरे को नहीं समझ सकते। उत्परिवर्ती प्राणियों को समझने की तो बात ही छोड़िए, जो उनके स्वयं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं। ताकतवर और कमजोर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप मर चुके हैं या जिंदा हैं। ये लगभग एक शाश्वत विषय है जो मानव इतिहास की लंबी नदी में लागू किया गया है। जब तक कि लिन मिंग भविष्य में इतना मजबूत न हो जाए कि मनुष्य उसे हिला न सके। अन्यथा उसके बांस पर अंतहीन मानवीय हमले होंगे। एक उत्परिवर्तित बांस के रूप में लिन मिंग को मनुष्यों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, बल्कि इतना शक्तिशाली बनना है कि सभी मनुष्य उसके प्रति संकोच, असहायता और यहां तक कि निराशा भी महसूस करें। यदि वास्तव में जीवन मरण का युद्ध हुआ तो लिन मिंग अहंकार का त्याग नहीं करेगा। जीवित रहने के लिए कौन स्वार्थी नहीं होगा? विचार फैलते हुए लिन मिंग ने आकाश में आभा को देखा। अब शाओई और वे भी वापस चले गए हैं। अगले चाहिए। इस समय लिन मिंग को अचानक महसूस हुआ कि घाटी के बाहर एक बहुत ही घनी आभा इकट्ठा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि संख्या अभी भी बढ़ रही थी। उनमें से लाल रंग की आभा वाले मनुष्य भी हैं जिनसे वह बहुत परिचित है।
यह इतनी जल्दी आ गया। लेकिन इस बार क्या उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि नाराज न हो क्या होता है? लिन मिंग का दिल हत्या के इरादे से भरा है। वांजुहाई प्रकृति रिजर्व लिंक के बाहर है। विमान से उतरने के तुरंत बाद जेंग गोडोंग बिना रुके इस बहुत ही असुविधाजनक जगह पर आ गया। आभा काफी समृद्ध लगती है। जेंग गोडोंग ने भौहें सिकोड़कर घाटी की ओर देखा। आकाश अजीब रंगों की धुंधली आभा से भरा था। रेकी को केवल असाधारण शारीरिक संरचना वाले लोग ही देख सकते हैं, और यदि आभा की सांद्रता एक निश्चित स्तर तक नहीं है, तो रंग में दिखाई देना मुश्किल है। आज वांजुहाई नेचर रिजर्व नहीं, यह अब लिंग शियाओफेंग नेचर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, और यह विशाल आध्यात्मिक क्षेत्र, जो लगभग 10 किलोमीटर तक विस्तारित हो गया है, अब पहले की तुलना में बहुत व्यापक है। जेंग गोडोंग ने अपने पीछे देखा। अनगिनत तंबू पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, और कई सैनिक तंबुओं के बीच आगे पीछे चल रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कई तंबुओं में ढेर सारे हथियार और गोला बारूद जमा थे। ये शियाओलिजूंग गांव के बाहर है, और यह सिर्फ एक अस्थायी शिविर है। शियाओलिजूंग में स्थित यह घर तब से खाली पड़ा है जब से गांव वाले वहां से चले गए हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में उत्परिवर्ती जीवों ने इसे खंडहर की तरह नष्ट कर दिया है। योजना के अनुसार वे कुछ ही घंटों में आध्यात्मिक क्षेत्र पर हमला करेंगे। इस स्थान पर शिविर लगाने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का छोर बन गया है। यदि आप पहाड़ की तलहटी में जाते हैं तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं, और आगे बढ़ना अधिक कठिन है। स्वाभाविक रूप से आप कभी भी पहाड़ के आधे रास्ते पर शिविर नहीं लगा सकते। यह मृत्यु का नियम है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि तोपखाने की टुकड़ियां भी इस शिविर के आसपास पहुंच गई हैं। पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र को भयंकर तोपखाने की आग से बपतिस्मा देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जेंग गोडोंग को लगा कि इस बैरक में भी घबराहट का माहौल था। जेंग गोडोंग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र इन साधारण लोगों के लिए क्या दर्शाता है। वे असाधारण लोग हैं जो प्रायः आध्यात्मिक क्षेत्र में मरते हैं जहां उत्परिवर्ती प्राणी हर जगह हैं। इन सैनिकों का तो कहना ही क्या जिनके पास केवल हथियार हैं। अब वांजुहाई नेचर रिजर्व के आध्यात्मिक क्षेत्र को लाल अत्यंत खतरनाक स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से यह निर्धारित किया गया है कि डी रैंक या उससे भी ऊपर का कोई उत्परिवर्ती राक्षस हो सकता है। डी श्रेणी के उत्परिवर्ती राक्षसों ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि वे साधारण गोलियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और भले ही उनके पास हजारों गोलियां हों, वे कभी भी अपनी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। कवच भेदी गोलियां, उच्च विस्फोटक गोलियां, इन चीजों की संख्या कभी भी उत्परिवर्ती राक्षसों की संख्या के साथ नहीं रहेगी। इसके अलावा कोई भी इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि ऐसा हथियार किसी की जान ले सकता है। पिछली बार जब 16 लोगों की उनकी टीम यहां दाखिल हुई थी, तो यह अजीब बात थी कि उन्हें बहुत ज्यादा म्यूटेंट राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा था। उस समय उसे संदेह था। आखिरकार इतने कम आभा सांद्रता मूल्य वाले इस स्तर के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतने कम उत्परिवर्ती प्राणी नहीं होने चाहिए। अब इस बारे में सोचिए, शायद उस समय वे इतने भाग्यशाली थे कि उनसे मिल नहीं पाए। या फिर इससे भी अधिक निराशावादी विचार यह है, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में एक सी स्तर का राक्षस जानवर है जो पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसकी आध्यात्मिक बुद्धि पहले से ही काफी विकसित है, और यह अन्य सभी उत्परिवर्ती प्राणियों पर शासन करता है। राक्षस जानवर, इसके सापेक्ष कम क्षमता वाले अलौकिक प्राणियों को सर्दी नहीं लगती, और वे बस इसे दूर भगाना चाहते हैं। इसलिए उस समय जिया लिन और वे तीनों उन विशाल भेड़ियों को देखने के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र से भागने में सक्षम थे। बेशक ये सबसे खराब विचार है जिसका कोई आधार नहीं है। आखिरकार भले ही इसे लाल अत्यंत खतरनाक स्तर तक अपग्रेड किया गया था, यहाँ सीमांत क्षेत्र में आभा एकाग्रता का मूल्य 20,000 के आंकड़े से अधिक नहीं था। गणना के अनुसार आभा की उच्चतम सांद्रता वाला केंद्रीय क्षेत्र लगभग 24,000 होना चाहिए। यदि यह संख्या 24,000 से अधिक हो जाती है तो यह वास्तव में लाल गंभीर है। इससे ये भी साबित होता है कि आत्मा क्षेत्र में सी स्तर के उत्परिवर्ती राक्षस हैं, और साधारण ताप हथियार पूरी तरह से अमान्य हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार रे की सांद्रता डिटेक्टर पिछली बार जैसा नहीं होगा। उसके कानों में गड़गड़ाहट एक छोटे भूकंप की तरह है, और यह कभी कभी बंद हो जाती है, जो जेन गोडोंग को पिछली बार की धुंध की याद दिलाती है। और मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम है या नहीं, उसे हमेशा लगता है कि यह गड़गड़ाहट उनसे बहुत मिलती जुलती है। जेन गोडोंग ने आह भरी जब तेज हवा चली, तो उसने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। आधे आकाश को ढकने वाले काले बादल धीरे धीरे यहाँ भी छाने लगते हैं। वो भौचक्का होकर एक तंबू में चला गया। तंबू में 20 असाधारण लोग आराम कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार से अलग, ये 20 लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले नौसिखिए नहीं हैं। हालांकि उनकी ताकत लगभग डी के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन उनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक क्षेत्र से बच गया है। वास्तव में असाधारण है।
हेलो कैप्टन जेंग। 20 लोगों ने जेंग गोडोंग को आते देखा और एक साथ खड़े हो गए। हर कोई सीधा खड़ा था, उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव था, बिल्कुल एक असली सैनिक जैसा स्वाद। बैठ जाओ। जेंग गोडोंग को पिछली बार लाए गए नए खिलाड़ियों की याद आ गई। यदि वे इन लोगों की तरह हो सकें। कैप्टन झेंग, हमें आपके निर्देशानुसार कार्य करने का आदेश मिला है। एक असाधारण व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला। जेंग गोडोंग ने सिर हिलाया। विनम्रता से कुछ मत कहो। हम दोपहर 4 बजे वानजुहाई नेचर रिजर्व के केंद्रीय क्षेत्र पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इससे पहले तोपखाने वहां एक गहन हमले के लिए बाधाओं को साफ कर देंगे। आधार यह है कि अगर बारिश नहीं होती है। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बाहर एक सफेद रोशनी चमक उठी और फिर अचानक एक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी। बहुत खूब। इस समय भारी बारिश भी हुई। अरे, जेंग गोडोंग को पता था कि ऐसा लग रहा था कि मूल रूप से योजनाबद्ध हमले का क्रम जारी नहीं रह पाएगा। तोपखाने के जवानों को पहाड़ पर बहुत कठिनाई से चढ़ना पड़ा। भारी बारिश में कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते का तो जिक्र ही न करें। अगर वे पहाड़ की तलहटी तक पहुंच भी गए तो भी उनके लिए कम समय में इस स्थान तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। अगर उन्हें भूस्खलन या ऐसी ही किसी घटना का सामना करना पड़ा तो उनके लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। जेंग गोडोंग को याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने यहाँ टीम का नेतृत्व किया था तो उन्हें भी लगातार बारिश का सामना करना पड़ा था। उसने 2 घंटे तक इंतजार किया। हालांकि बारिश अभी भी रुकने वाली नहीं है। हालांकि बारिश धीरे धीरे स्थिर हो गई, लेकिन यह अभी भी जारी रही और घाटी की दिशा से गड़गड़ाहट की आवाज अभी भी जारी रही। खबर अभी अभी पहाड़ की तलहटी में पहुंची है और तोपखाने के सैनिक वास्तव में कीचड़ में फंस गए हैं और वे थोड़े समय में बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है कि यदि वे मूल योजना के अनुसार हमला करना चाहते हैं तो उन्हें सीधे युद्ध में उतरना होगा। जेंग गोडोंग इस मामले में असहाय है। अभी तो गर्मी का मौसम आया है और बारिश तो जब भी होगी आ ही जाएगी। पता नहीं ये कब रुकेगी। खराब मौसम में अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। तोपखाने की टुकड़ियों के समर्थन के बिना बारिश में मार्च करना बेहद खतरनाक है। ओह, मुझे उम्मीद है कि बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी। जेंग गोडोंग ने बड़बड़ाया, फिर आह भरी। बारिश में उसकी क्षमता भी बाधित हो जाती थी। भले ही वह सभी लपटों को जला सकता था, लेकिन वह बारिश का विरोध नहीं कर सकता था। रात को भारी बारिश अभी भी जारी रही। जेंग गोडोंग और अन्य असाधारण लोग रेनकोट पहने हुए शिविर के पास गश्त कर रहे हैं। बारिश शोरगुल से भरी है, गड़गड़ाहट अंतहीन है, और जेंग गोडोंग लापरवाह नहीं है। उत्परिवर्ती राक्षस जानवरों में मूलतः रात्रिचर प्राणी भी थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। यदि रात्रि और वर्षा के समय इतने कम आक्रमण होंगे तो निश्चित रूप से बड़ी जनहानि होगी। कैप्टन झेंग, क्या आपने सुना? इस समय एक टीम के सदस्य ने छायादार पहाड़ की दिशा में देखा और अचानक कहा। मैंने भी सुना। क्या ये किसी पक्षी या जानवर की आवाज है? नहीं, मुझे कीड़े जैसी घिनौनी आवाज क्यों आ रही है? झेंग गोडोंग का माथा वज्र के समान है। वह अचानक चिल्लाया, सारी सेना सावधान, दुश्मन आ रहा है। सैकड़ों प्रकाश किरणें आकाश और गांव के खंडहरों पर पड़ी और मैंने रात में अनगिनत उड़ते हुए उत्परिवर्ती पक्षियों के साथ साथ उत्परिवर्ती कीड़ों और जानवरों की एक सेना को इस स्थान की ओर पागलों की तरह दौड़ते हुए देखा। पूरी सेना दृढ़ स्थिति में है। इकट्ठा हो जाओ, हमला करो, गोली चलाओ। सैनिकों की अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया के साथ सभी सैनिकों ने अपने हथियार पकड़ लिए और सर्चलाइट की रोशनी में हवा से और जमीन पर कीटों और जानवरों के झुंड के खिलाफ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बरसात की रात में उत्परिवर्ती प्राणियों की चीखें आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थीं, यहां तक कि बंदूकों और हथियारों की गर्जना भी दब गई। बूम बूम बूम, विस्फोट से उत्पन्न आघात तरंगें और छर्रे कृमि और पशु तरंग के बीच की दरारों को फाड़ देते हैं और साथ ही ये दरारें तुरंत भर जाती हैं। केंद्र ताग, ट्वीटर की आवाज गूंजी, उसके हाथ में पकड़ी मशीन गन की जीप बाहर निकली और दर्जनों उत्परिवर्ती पक्षी और उड़ने वाले कीड़े हवा में उसकी ओर दौड़ पड़े। फ्लेम थ्रोवर टीम क्यों खाती है? सामने जाओ। हवा में भारी बारिश में घुले पक्षियों और कीड़ों की काली लहरें लगातार स्थिति की दिशा को प्रभावित करती रहीं। भले ही सैनिक अच्छी तरह से सुसज्जित हों, फिर भी वे नश्वर हैं और थोड़ा सा भी हमला नहीं झेल सकते। छोटे मांसप्रेमी उड़ने वाले कीड़े लगातार सैनिकों के चेहरे और शरीर को कुचल रहे थे, उनकी त्वचा और सभी नाजुक स्थानों को कुतर रहे थे। उत्परिवर्तित गौरैया, हिरण और यहां तक कि सुनहरे चील भी मौत के काले बादलों में बदल गए हैं। कुछ योद्धाओं के गले नोच लिए गए, कुछ के सिर को उनकी तीखी चोंचों से सीधे छेद दिया गया, कुछ की आंखें फोड़ दी गईं, यहां तक कि उनके दिमाग भी निकाल लिए गए। समय समय पर चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन ये चीखें नई और अधिक चीखों से दब जाती हैं। जमीन पर रेंगने वाले विशालकाय कीड़े और उत्परिवर्ती जानवर अपनी अत्यधिक बड़ी संख्या पर भरोसा करते हुए तब भी धीमा नहीं पड़ेंगे जब उन्हें तोपखाने की आग और लपटों द्वारा लगातार निगल लिया जाएगा। लानत है, ये भरिंग हिल नहीं सकता। दर्जनों सैनिकों ने 2 मीटर लंबे और चौड़े एक बड़े भरिंग पर चिंगारियां चलाईं।
रास्ते से हट जाओ, मैं आता हूँ। एक पारलौकिक व्यक्ति जो खून से लथपथ था, अचानक बाहर आया, भरिंग की पीठ पर कूद गया और अपनी मुट्ठी से एक जोरदार वार किया। भरिंग चीख उठा, उस मानव से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था जिसने हथौड़े से उसके अजेय कठोर कवच को तोड़ दिया था, लेकिन तभी अचानक एक विस्फोट से वह पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम्हें पागल बना रहा हूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने बीटल के छेद में ग्रेनेड फेंका और बहुत दूर तक लुढ़का। जैसे ही बीटल उड़ा, उसका चेहरा कीट हरे रंग के शरीर के तरल पदार्थ से भर गया। पीछे सावधान रहें, आग की लपटें फूटें। हालांकि पालौकिक अभी तक जमीन से खड़ा नहीं हुआ था और अचानक उसके पीछे हवा का एक झोंका महसूस हुआ और फिर उसकी गर्दन गर्म हो गई और उसका सिर हवा में उड़ गया। जेन गोडोंग की लपटों ने विशाल म्यूटेंट मैंटिस को जलाकर मार डाला, लेकिन यह अभी भी टीम के सदस्य को म्यूटेंट मैंटिस द्वारा काट दिए जाने से नहीं बचा सका। धमाके की लपटें, धमाका करने वाली लपटें, दर्जनों लपटें आग के ड्रैगन की तरह तैरती हुई कीड़ों और जानवरों के बीच फट गईं। अग्नि ड्रैगन पागल उत्परिवर्ती प्राणियों के जीवन की कटाई कर रहा है, जिन्हें लगता है कि मृत्यु क्या है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। उनकी चीखें बेहद कर्कश हैं। हालांकि भारी बारिश के कारण ये प्रचंड जलती हुई ज्वाला लगातार एक मजबूत सफेद गैस भी निकालती रहती है। इस उड़ती हुई सफेद आत्मा ने सैनिकों को उत्परिवर्ती प्राणियों पर सटीक निशाना लगाने से भी रोका और इसने युद्ध को प्रतिकूल दिशा में भी मोड़ दिया। लानत है, लानत है। झेंग गोडोंग ने हौंकते हुए एक ही सांस में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी। वह पहले से ही थोड़ा थका हुआ था। अचानक उसे लगा कि भले ही वह सी रैंक का था, लेकिन वह एक कचरा था और कुछ भी नहीं कर सकता था। कवच भेदी बम, उच्च विस्फोटक बम समर्थन में। जब जोरदार हॉर्न आधे रास्ते में बजा तो कोई जीवन नहीं बचा था। सैनिकों ने निराशा में पाया कि उत्परिवर्ती पक्षी पूरी तरह से डूब गया था और कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया था। कीट लहर और जानवर लहर ने बैरकों पर आक्रमण कर दिया है। हर कोई समझता है कि ये अंतहीन, प्रतीत होता है कि अंतहीन राक्षस जैसे उत्परिवर्ती जीव ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे पराजित नहीं कर सकते हैं, भले ही वे हताश होकर मर जाएं। एक मोटी बाल्टी वाला बड़ा सांप दो लड़ाकों को निगल गया और फिर कुछ लड़ाके उसकी पूंछ से उड़ गए। मोटी जांघों वाले सैकड़ों रेंगते कीड़ों ने कुछ योद्धाओं को नीचे गिरा दिया, जिससे जमीन पर केवल घनी हड्डियां ही बचीं। बास्केटबॉल के आकार की लगभग 100 गौरैया तोप के गोले की तरह झपट्टा मारते हुए दर्जनों सैनिकों की छाती पर अचानक हमला कर देती थीं या उनके पैर तोड़ देती थीं। दर्जनों गोफर जो छोटे बछड़ों की तरह दिखते थे, जमीन से बाहर निकले, बहुत तीखे पंजे चलाते हुए, और उन 5 अलौकिक प्राणियों को कुचल दिया जिनके पास भागने का समय नहीं था। उत्परिवर्तित जंगली सुअर, उत्परिवर्तित बाइसन, उत्परिवर्तित छिपकली और उत्परिवर्तित मधुमक्खी कॉलोनी, उत्परिवर्तित केचुआ। वे संख्या में बहुत बड़े होते हैं, तीखे नुकीले दांत, घातक डंक, भाले जैसी पूंछ, मांस को नष्ट करने वाला अम्ल। चाहे वो एक साधारण योद्धा हो या एक असाधारण व्यक्ति, भले ही उनके शरीर पर शक्तिशाली हथियार हों, भले ही उनके पास असाधारण शक्तियां हों, वे मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्परिवर्ती प्राणियों और उनके जीवन की पागल फसल को नहीं रोक सकते। भले ही उनके पास शक्तिशाली हथियार हों, भले ही इस बैरक में लगभग 1000 सैनिकों के अलावा 21 असाधारण लोग हों, वे ऐसी युद्ध स्थिति में टिके नहीं रह सकते। संपूर्ण सैन्य शिविर का भाग्य अपरिहार्य है। सारी सेना पीछे हटो, सब लोग मेरी ओर पीछे हटो। मशीन गन की आवाज लगातार आती रही। जो सैनिक बच गए, वे सिर्फ मामूली रूप से घायल हुए और पीछे हट गए। उन्होंने मशीन गन में बची हुई गोलियों को लगातार चलाते हुए गंभीर रूप से घायल और कम चलने फिरने वाले सैनिकों को कवर किया। हालांकि वे उत्परिवर्ती प्राणी अपने पीछे हटने के कारण कभी भी हमला करना बंद नहीं करेंगे। जेन गोडोंग मजबूत सहारे के साथ खड़ा हुआ। उसने अभी अभी 3 आध्यात्मिक पत्थरों में निहित आभा को अवशोषित किया था और उसकी शक्ति 7 या 80-8 तक ठीक हो गई थी। तुम सब पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें धंक लूंगा। वह दहाड़ा और दुश्मनों के बीच आग की लपटें उठने लगीं, जिससे एक के बाद एक चीखें निकलने लगीं। उत्परिवर्तित पक्षी, कीड़े और जानवर भी इस समय अपना सारा गुस्सा झेंग गोडोंग पर उतार रहे थे। वे काले बादल के किनारे काले बादलों की तरह थे। आधी रात को भारी बारिश में उन्होंने झेंग गोडोंग को पूरी तरह से घेर लिया और उस पर बेतहाशा हमला किया। हो, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, झेंग गोडोंग अचानक चिल्लाया और उससे 5 मीटर दूर एक गर्म लौ प्रज्वलित हुई। www.mtlnovel.com। उसी समय इस लौ ने फिर से एक तूफान का निर्माण किया। झेंग गोडोंग के पास आने वाले सभी उत्परिवर्ती जीव लगभग तुरंत प्रज्वलित हो गए और हर कोशिका कार्बनयुक्त हो गई और काली हो गई। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ज्वाला दीवार, पतली हवा में से विशाल लपटों की एक विशाल दीवार प्रकट हुई, जिसने उत्परिवर्ती पक्षियों को हवा में रोक दिया। कुछ ही सेकंड में हुई हिंसक जलन ने लगभग हजारों उत्परिवर्ती कीड़ों, पक्षियों और जानवरों को भी राख में बदल दिया है। भले ही वे इन उत्परिवर्ती प्राणियों की तरह पागल हों, वे जानते हैं कि झेंग गोडोंग निश्चित रूप से कष्टप्रद नहीं है।
वे विलाप करने लगे और उस मानव से दूर रहना चाहते थे जो ज्वाला बन गया था, लेकिन उनके पीछे एक अधिक भयानक अस्तित्व था और वे कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ गए। कैप्टन जेंग, जल्दी से पीछे हटो। इस समय एक असाधारण व्यक्ति वापस भागा और जेंग गोडोंग पर चिल्लाया। यह असाधारण व्यक्ति जो अभी अभी सी लेवल का बना है, अग्नि तत्व नियंत्रण रखता है और असाधारण शक्तियों को संजोता है। अगर वह यहाँ गिरता है तो हाँ मत कहो, तान गुओ, और यहाँ तक कि पूरी मानव जाति का नुकसान। जियो झाओ, जेन गोडोंग ने अपनी आत्माओं को ऊपर उठाया, अपनी बाहों से अंतिम 2 आत्मा पत्थरों को पकड़ लिया, आभा को अवशोषित करने के लिए अपने शरीर पर अंतिम ऊर्जा को घुमाया और आग की दीवार के जलने को बनाए रखने के बाद उसने आग की दीवार का नियंत्रण भी छोड़ दिया। लगभग थके हुए उसे जियो झाओ ने उठा लिया और वह बरसात की रात में पहाड़ी रास्ते पर गायब हो गया। आग की दीवार दर्जनों सेकंड तक जलती रही और अंत में ज्वाला के तूफान के साथ गायब हो गई। उत्परिवर्ती जीव अपने पीछे मौजूद बड़े खतरे से भयभीत होकर बाहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते रहे। बरसात की रात की लड़ाई मानव जाति की पराजय के साथ समाप्त होती है। ये पर्याप्त नहीं है। यहाँ से बहुत दूर घाटी में लिंगू के पास भड़काने वाले लिन मिंग के विचारों में हत्या की मंशा और भी बदतर है।